मुझे लगता है आप एजेंडा लेके बैठे हुए हैं बस। आपका काम है कि आप, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मॉडर्न साइंस जो है प्रगति कर रहा है और आपका रिलीजन जो है वो इररिलेवेंट है इस टाइम में, तो आप जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं कि रिलीजन को आप थोड़ा सुपीरियर दिखाना चाहते हैं कि देखो यार हमारा रिलीजन कितना वो था। तो आपके अंदर भी ये मुझे लगता है, आपकी पूरी कम्युनिटी के अंदर ये प्रॉब्लम मुझे दिखती है कि आप अपनी सारी थ्योरीज के अंदर जबरदस्ती गॉड एलिमेंट को डालना चाहते हैं, जबकि गॉड का एग्जिस्टेंस का कोई आपके पास प्रूफ नहीं है। कम से कम 50 तरह के ऐसे आर्ग्यूमेंट्स होंगे जो पूरा फॉर्मल लॉजिक में आप बांध करके देखेंगे तो निष्कर्ष ये निकलेगा कि हाँ, यूनिवर्स नीड ए गॉड। तो अगर हम एंटी साइंस हैं, उनको अगर ऐसा लग रहा है, तो हम पर डिबंक क्यों बनाते हैं, हम पर क्रिटिक क्यों बनाते हैं? पूरी बदमाशी यहीं पर छुपी हुई है। अगर वो क्रिटिक बना रहे हैं, वो डिबंक बनाने जितना हमें सीरियस ले रहे हैं, तो वही बात आमने सामने क्यों नहीं कर रहे? इसलिए मैंने अर्पित जी की इस बारे में तारीफ की थी। उनके पास में नॉलेज अपने फील्ड का हो नहीं हो, दैट्स ए कंप्लीट डिफरेंट थिंग, लेकिन उनमें चोर वाला भाव नहीं था। वो सामने आए, जैसा मैंने कहा ना, वेद में लिखा है कि भाई तुमको मलमूत्र करने के बाद हाथ धोने हैं तो हम टिश्यू का इस्तेमाल कर लेंगे, हाथ नहीं धोएंगे। बस कुछ इसी तरह की एनालॉजी यहाँ पर है। बस जिद है, जिद और जुनून है कि इसको री इनकारनेशन और रीबर्थ नहीं मानेंगे, क्योंकि बस एकदम अलग ही साइकोलॉजी बनी हुई है कि हाँ, हिंदू है, तिलक लगाते हैं, जय श्री राम बोलते हैं। यार ये लोगों का कुछ सच निकल भी जाए तो नहीं मानना है, साला हम उसका अपना अलग ही झंडा लेकर चले। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मोहित भाई आज के इस पॉडकास्ट में। जी शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, वरना वक्त देते आपका भी नहीं है। धन्यवाद दोबारा बुलाने के लिए। पिछली बार तो ऑडियो में हमने किया था, मुझे याद है। अच्छा, उस जी पर व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो सोचा दोबारा बुला के लेके आते हैं आपको। ठीक है, इस बार तो वीडियो में आपने हमारे लिए थैंक यू कैमरा ले लिया इस पॉडकास्ट को करने के लिए, उसके लिए शुक्रिया। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले आपके एक पॉडकास्ट आया था आपका हाइपर क्वेस्ट पे अभी जस्ट, ठीक है। उसमें आप थंबनेल में सब देख सकते हैं कि सूरज पे लोग रहते हैं। और फिर जब मैं उस पॉडकास्ट को सुन रहा था, मैं अंदर गया, तो वहाँ आप बता रहे हैं कि ये स्वामी जी की किताब से आप कोट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सूर्य पे भी लोग रह सकते हैं, कि उसको लोक माना गया है। ठीक है, अब ये चीज़ें सीधी सी बात है, अगर साइंटिफिक कम्युनिटी में जाती है सुनने को, तो वहाँ पे सीधी सी बात है, इसका मजाक उड़ाया जाएगा, क्योंकि ये सबको पता है कि वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है अभी सूरज जो है, ठीक है। वहाँ का जो टेम्परेचर है वो अलाउ ही नहीं करता कि कहाँ वहाँ पे कोई जीव उत्पन्न हो पाए। अगर ऐसा हो सकता, तो अगर मान लो ऐसा पॉसिबिलिटी है, मान के चलो, तो फिर तो पॉसिबिलिटी कहीं पे भी हो जाएगी जीव होने की, मतलब कहीं पे भी लाइफ ओरिजिनेट हो सकती है। स्पेस के अंदर जैसे वैक्यूम होता है, वहाँ पे भी हो जाएगी, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो। ठीक है, मैं दूसरा ये कहना चाहूंगा कि स्वामी जी की जो आप बात कर रहे थे, तो एक तरफ स्वामी जी बोल रहे हैं कुछ, और एक तरफ पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी बोल रही है, ठीक है। और एक मैं रिसर्च कर रहा था जब मैं इस पॉडकास्ट के लिए, तो मैंने पता किया कि जिन्होंने यूरेनस डेवलप क्या कह रहा हूँ, डिस्कवर किया था, तो उनका भी ये मानना था कि सूरज पे लोग रहते हैं। और ये बहुत पुरानी बात है, लाइक आज से 100 एक मतलब बहुत पुरानी बात है, जब उतने हमारे टेलीस्कोप भी अच्छे नहीं थे, ठीक है। तो जब टेलीस्कोप अच्छे नहीं थे, और करीब करीब मैं ये बोलूंगा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का भी इतना लोगों को नहीं पता था कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, सन कैसे ये जल रहा है इतना कुछ, तो उस गैप को फिल करने के लिए वहां पे तो आप कैसी भी स्टोरीज लिखी जा सकती है, ठीक है। तो हो सकता है स्वामी जी ने तब ये लिख दिया हो कि हाँ भाई वो लोक है और वहां पे कोई जीव रह सकता है। तो जब ये बात बाहर आई, और ये जो आप साइंटिफिक कम्युनिटी है या फिर जो हमारे साइंस कम्युनिकेटर्स हैं, इन्होंने खूब मजाक उड़ाया इस बात का कि ऐसा बोल रहा है ये इंसान पॉडकास्ट में जाके इतने बड़े बड़े, और लोग इसको सुन रहे हैं। और इस देश के अंदर जहां पर ऑलरेडी साइंटिफिक टेम्परामेंट की कमी है लोगों में, वहां पे विज्ञान दर्शन चैनल का नाम रखकर बंदा, जहां पे विज्ञान बोल रहा है वो, और वो एंटी साइंटिफिक बातें कर रहा है, मतलब सूडो साइंस भी नहीं है, ये सरासर उल्टी सीधी बातें कर रहा है, बकवास कर रहा है इंसान। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? तो सबसे पहले तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात इसमें ये कि जैसे बायसनेस होता है ना, वही बायसनेस आपको यहाँ पर हमारे क्रिटिक्स में दिखेगा। अगर यही बातें जो मैंने कही सेम एकदम आइडेंटिकल, अगर मैं नहीं कह करके सेम बातें कि सूर्य पर जीवन हो सकता है या फिर है, या फिर तारों पर भी क्या ऐसी कोई लाइफ पॉसिबल है, ये बातें अगर कोई और व्यक्ति कह रहा होगा जिसका कोई कनेक्शन नहीं है स्वामी जी से, जिसका कोई कनेक्शन नहीं है ऋषि मुनियों से, जिसका कोई कनेक्शन नहीं है धार्मिक लोगों से, जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं है संस्कृति से, हिंदू धर्म से या किसी भी धर्म से, तो वहां पर आपका सूडो साइंस वाला या एंटी साइंस वाला पैरामीटर कहाँ लुप्त हो जाता है। वहां पर आपको ऐसा लगेगा कि वाह कितनी बढ़िया बात कर रहा है, साइंटिफिक पॉसिबिलिटीज को डिस्कवर कर रहा है, नई चीजें सोच रहा है, कुछ नया खोजेगा ये, आप वहां पर ऐसी बातें करने लगेंगे। लेकिन जब आपको वही बात या इससे और ज्यादा लॉजिकल दिखने वाली बात भी धार्मिक व्यक्ति के मुंह से सुनने मिलेगी, तो वहां आपका सूडो साइंस का जो डिटेक्टर है वो तेज काम करेगा। मैं कह सकता हूं कि बहुत कम लॉजिकल दिखने वाली बात भी अगर कोई साइंटिस्ट कह रहा है तो आप उसे पॉसिबिलिटी कह करके एक्सेप्ट करोगे। और अगर
नियरेस्ट अबाउट कोई लॉजिकल बात भी कह रहा है, जिसमें थोड़ा बहुत संभावना है कि ये मिस्टिकल लग रही है, हो सकती है कि नहीं, लेकिन कहने वाले का मुख जो है, उसे जो ओन कर रहा है, वो पर्सनैलिटी धार्मिक है, तो वहां पर आपको सूडो साइंस दिखेगी। तो आप बहुत अच्छे से अगर इस चीज का साइकोलॉजिकल एनालिसिस करोगे तो निष्पक्ष रूप से आपको ये बात महसूस हो जाएगी। क्योंकि सन पे या किसी भी चीज पर लाइफ होना ये कोई ऐसी बात तो नहीं है जैसे किसी ने फ्लैट अर्थ जैसी बात कर दी हो, एकदम उसने हराम कर दिया हो, हलाल कर दिया हो, ऐसी तो कोई बात नहीं है ये। वहां कहा भी यही जा रहा है कि वहां पर बॉडी जो है वो स्किन, जो हमारी स्किन है जिसको हम पृथ्वी तत्व से बनी बोल रहे हैं, वैसी नहीं है। और हाँ, जो आपने पॉडकास्ट की बात कही, अगर उस पर मैं आऊं तो उस पर मैंने ये क्लेम किया ही नहीं है कि साइंटिफिकली ये बात एविडेंट है कि जैसा स्वामी जी ने कहा है वैसा वहां पर है। मैंने क्लियर कहा है कि ऐसा स्वामी दयानंद ने कहा है, और स्वामी दयानंद नहीं, पूरी परंपरा में ही ऐसी मान्यता है। बहुत सारे वैदिक ग्रंथों में, पौराणिक शास्त्रों में है, बहुत सारे संप्रदाय ऐसी बातें मानते हैं। आपने खुद ही ने अभी उदाहरण बताया कि जिन्होंने यूरेनस खोजा था वो साइंटिस्ट भी ये बात मानते थे। और हिंदू धर्म में भी बहुत सारी ऐसी मान्यताएं, जो 33 देवता है ना, 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार, 1 इंद्र, तो उसमें जो 8 वसु है, यानी जिस पर प्रजा वसती है, उन 8 वसुओं में भी एक सूर्य है, यानी सूर्य पर प्रजा वसती है, ऐसा अनेक विद्वानों का मानना है। तो स्वामी दयानंद ने कोई चीज खुद से देखकर ऑब्जर्वेशन नहीं की है, जो भी वैदिक ग्रंथों में थी वो चीज कह दी। और मैंने भी ये क्लेम नहीं किया कि वो चीज पूरी तरीके से साइंटिफिकली एविडेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कह रहा हूं कि बाइबल में ये बात लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं ये कह रहा हूं कि वो बात सच है या वो साइंटिफिकली वेरीफाइड है। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। तो मैंने सिर्फ कोट किया था, क्योंकि मुझे वहां विशाल भाई ने पूछा कि सूर्य को उन्होंने लोक क्यों माना है, तो मैंने बताया सूर्य को भी लोक इसलिए माना है क्योंकि स्वामी जी मानते थे ऐसा कि वहां पर प्रजा है, तो उन्होंने उसको ऐसे ही लोक नहीं कहा है, वो मानते थे वहां पर प्रजा, इसलिए उसको लोक वर्ड दिया है। क्योंकि उससे पहले मैं रीजनिंग दे रहा था कि जो ब्लैक होल है उसको या गैलेक्टिक सेंटर को लोक क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि वहां पर तो अभी टाइम ही हमें समझ नहीं आ रहा है कि टाइम कैसे काम करता है, तो वहां पर तो प्रजा का रहने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो उन्होंने पूछा कि फिर सूर्य को लोक क्यों कहा है, तो मैंने स्वामी जी की मान्यता बताई। फिर मैंने ये भी कहा कि प्रूव करने को मैं कर दूं प्रूव, कि वहां पर ऐसे कुछ रिसर्च पेपर्स हैं जहां पर बैक्टीरिया की तरह के, मैंने बोला था तो कुछ बैक्टीरिया वर्ड भी पकड़ लिया, आप सिंगल सेलुलर बोल दो या कुछ भी बोल दो, कुछ प्लाज्मा बेस्ड बॉडी के होने की कुछ स्पेक्यूलेशंस हैं। कुछ लोगों ने ऐसी भी स्पेक्यूलेशंस लगाई है कि ज्वालामुखी में जो आग होती है उसके टेम्परेचर को सर्वाइव करने वाले कुछ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ऐसे ही कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो सन पर हों, ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज है। तो वहां से हम प्रजा प्रूफ ये कब की कर बात है? सकते हैं। ये जो रिसर्च पेपर आप बता रही है, मैं गया था स्टडी देखने के लिए, ये बहुत पुराने हैं रोहित भाई, बहुत नहीं, पुराने हैं। 2021-22 का है, कोविड के बाद का रिसर्च पेपर है जो मैंने उसमें शो किया था। और दूसरा मेरा ये बहुत मानना है कि पुराने जस्ट कैसे बिकॉज, हुआ? ठीक है, अगर हम मान लीजिए कि एक आध रिसर्च पेपर निकल भी आया, किसी इंसान ने इनसे मैं वही प्रभावित तो होकर कह कोई, रहा हूँ, अगर आप मेरा पूरा स्टेटमेंट वहां पर सुनेंगे, जैसे अभी भी मैं अपनी बात एक बार कंप्लीट कर लूँ, तो मैंने कहा कि प्रजा हम यहाँ से प्रूव करने को कर देंगे, लेकिन वहां पूरी तरीके से प्रजा प्रूफ होगी नहीं, क्योंकि स्वामी जी ने वहां ऐसा कहा है कि मनुष्य की तरह बुद्धिमान जीव सूर्य पर रहते हैं, जो बात अभी तक साइंस में वेरीफाइड नहीं है। ये बात मैंने उसी पॉडकास्ट में बोली है, ऐसा नहीं मैं अभी बोल दे रहा हूँ। आप जाइए उसको सुनिए, और उसमें जो वहाँ क्लिप मिलती है उसको इस एडिटिंग में लगा भी दीजिएगा हो सके तो वहां मैंने यही बात बोली है कि प्रूव करने को हम ये पेपर से करने लग जाएं, लेकिन वो पूरी तरीके से होगा नहीं। स्वामी जी ने जो बात बोली अभी तक साइंस में प्रूफ नहीं हुई है। अच्छा, जो विशाल जी ने मुझसे क्वेश्चन किया था, तो उसमें इसी कड़ी में मैंने उत्तर दिया था। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात बता दो जो अभी तक साइंस में नहीं मानी जाती हो, है ना, ताकि बाद में कल को प्रूफ हो जाए तो कोई ये ना कहे कि भाई पहले क्यों नहीं बताया। तो ऐसी कोई बात बताओ जो अभी तक अंधविश्वास मानी जा रही हो। उन्होंने पूछा ही था कि ऐसी कोई बात बताओ, तो इसके उत्तर में मैं ये क्यों कहूंगा कि ये बात पहले से साइंटिफिकली वेरीफाइड है, लोग रिसर्च पेपर का एग्जामिनेशन कर रहे हैं बेवकूफों की तरह, जबकि मैं उसका उदाहरण ही इस बात पर दिया हूं कि मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो अभी अंधविश्वास मानी जाती है, जो आज की दृष्टि में साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। तो उसी उदाहरण में मैंने ये बात बोली है, तो मैंने तो उसको ये कहकर प्रमोट ही नहीं किया ना कि ये साइंस है। वो रिसर्च पेपर तो मैंने एक लिटरेचर की तरह दिखा दिया कि भाई हाँ आप इसको भी देख सकते हैं, लेकिन वहां पूरा कंटेस्ट देखेंगे तो बात तो यही चल रही है कि ऐसी कोई बात बताओ जो अभी तक नहीं मानी जाती हो। तो मैंने बताया कि स्वामी जी ने जैसे विमानों की बात की थी, उस समय तक वो भी अंधविश्वास मानी जा रही थी। खुद एयू ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक ने बोला था कि ये सिर्फ फेरी टेल्स में पॉसिबल है, ये स्वामी बेवकूफ है, पागल बना रहा है, ऐसा कहकर के विमानों पर कहा था। बाद में विमान बने, उड़े, तो विशाल जी ने कहा चलो अभी कोई ऐसी बात बताओ स्वामी दयानंद की जो कि अभी तक ऐसी ही मानी जा रही हो जैसे पहले विमान माने जा रहे थे। तो मैंने कहा कि भाई अभी भी एक बात ऐसी है स्वामी दयानंद की जो अभी तक हमको कहीं पर भी उसका एविडेंस नहीं मिला है। तो मैं तो खुद बोल रहा हूं कि उस बात का हमारे पास में कोई एविडेंस नहीं है, हाँ स्पेक्यूलेशन है, कुछ चीजें हैं, वो भी मैंने दिखा दी। तो
तो ये तो हो गई उस पॉडकास्ट की बात। लेकिन ये तो मानते हो ना कि जो टेम्परेचर है सन का वहां पॉसिबिलिटी ही जीरो है। किसी भी बायोलॉजिस्ट से पूछ लो जो इन चीजों की स्टडी करते हैं। जीरो नहीं है, पॉसिबिलिटी जीरो नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे नहीं है पॉसिबिलिटी जीरो। वहां पॉसिबिलिटी तब जीरो है। अब मैं खुद जब ये वीडियोस मैंने कुछ लोगों को देखे, मैंने सोचा इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं साइंस पढ़ने वाले लोग। वहां पर सन पर टेम्परेचर से जो आप कह रहे हैं पॉसिबिलिटी जीरो है, क्योंकि वहां पर मिनिमम जो टेम्परेचर है कूलर रीजन्स में भी वो 3-4 हजार 5,000 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है, फिर 1 लाख डिग्री तक भी जाता है। तो वो हम देख रहे हैं अर्थ पर हमने अभी तक जैसी पॉसिबल लाइफ देखी है उसके कंपैरिजन में। अगर कोई ऐसी लाइफ हो जो टेम्परेचर ही ज्यादा झेल सकती हो, तो वो क्यों नहीं है पॉसिबल? पॉसिबिलिटी जीरो कैसे हुई? मैं आप ही से पूछता हूँ, बताइए पॉसिबिलिटी जीरो कैसे होगा मोहित भाई? ऑरिजिनेट हो जैसे अब शुरुआत लाइफ की कहां से होती है? अगर मैं बिल्कुल मानूं तो बिल्कुल सेल से होती है स्टार्टिंग। तो उसकी पॉसिबिलिटी वहां पे कैसे है? क्योंकि देखिए मैं अभी तक नहीं मानता हूं कि जैसे रिचर्ड डॉकिंस की बात लूं मैं, रिचर्ड डॉकिंस को अगर आप जानते हैं तो वो बोलते हैं कि देखिए मानता हूं कि आप इवोल्यूशन को नहीं मानते हैं, बट वो कहते हैं कि अगर लाइफ कहीं पे भी होगी ना इस यूनिवर्स के अंदर, तो भी वो डार्विनियन वाली होगी। जो लाइफ होगी वो वैसे ही इवॉल्व होगी जैसे डार्विन बता के गए हैं। तो सन के ऊपर तो चांस ही नहीं है कि भैया पहले वहां पे किसी तरीके की ऐसी एनवायरनमेंट तो क्रिएट हो, ऐसा एटमॉस्फेयर तो क्रिएट हो जहां पर कोई लाइफ है। मैं मानता हूं कि वो लाइफ अलग होगी। अभी हम एवोल्यूशन को हम नहीं ले रहे हैं कि चलो एवोल्यूशन के तरीके से हुई हो, चाहे किसी भी तरीके से हुई हो। बात यह है कि वहां पर लाइफ का जो फॉर्म होगा, उसके जो फंडामेंटल एलिमेंट्स होंगे वो धरती जैसे नहीं होंगे ना, वो ठोस नहीं होंगे। जैसे जो स्पेकुलेशन थी, जो 2021 में रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, और इस पर तो हमारे क्रिटिक्स ने भी एक्सेप्ट किया कि इस चीज का हमारे पास में अभी कोई ऑब्जर्वेशनल एविडेंस नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल एविडेंस है। लेकिन वो एविडेंस प्रॉपर रिगरस फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि प्लाज्मा बेस्ड बॉडी वहां पर हो सकती है, जो प्लाज्मा बेस्ड मटेरियल से बनी हुई हो। तो उसके लिए टेम्परेचर थोड़ी ना 100-200 डिग्री 300 डिग्री में वेपराइज हो जाएगा, ऐसा पैरामीटर उसके लिए थोड़ी रहेगा। अच्छा मोहित भाई, इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? अगर मुझे पता करना है कि लाइफ वहां पे होगी तो क्या तरीके होंगे जिससे मैं वेरीफाई कर पाऊंगा? और आप फिर ये जो आप कह रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं अपनी पूरी बात पहले बोल देता हूँ। अभी तक आपने जैसे हाइपर क्वेस्ट वाली बात भी बताई कि अभी तक ये आप लोगों पे इल्जाम लगता है कि जब भी साइंस कुछ ढूंढता है, मॉडर्न साइंस, तो आप आ जाते हैं देखो रिलीजन में पहले से था। तो आप हमने इस बार पहले से ही बता दिया। आप एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो भाई हम पहले ही बोल रहे हैं, हम पहले ही चिल्ला रहे हैं कि देखो भाई ऐसा कुछ हमारी बुक में लिखा हुआ है, कल को मॉडर्न साइंस ने बोल दिया तो हम पे ये मत बोलना। तुम ये प्रूव करना, आप लोग ये प्रूव करना चाहते हैं देखो भाई हमारे रिलीजन में ऑलरेडी साइंस है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो मॉडर्न साइंस नहीं मान रहा है, पॉसिबिलिटी है इसकी, मैं मानता हूं। चलिए, तो ये हाइपोथेसिस देने से काम नहीं चलता है ना हमारी कम्युनिटी के अंदर। आपको तो वही तो मैंने कहा ना, एविडेंस मैंने जब मैं कह रहा हूं कि मैं ऐसी बात दे रहा हूं जिसका एविडेंस अभी तक मॉडर्न साइंस में नहीं है और वो हमारे ग्रंथों में है, तो उसका आप एविडेंस मुझसे कैसे मांग सकते हैं? मैं तो खुद बता रहा हूं ना कि मैं एक ऐसी चीज बता रहा हूं जिसका अभी कोई एविडेंस नहीं है, बाद में निकलने की संभावना है, तो उसका एविडेंस मैं क्यों दूंगा? मैं तो दे ही एक स्पेकुलेशन रहा हूं। उसे मानना है जो मानेंगे, नहीं मानना है वो नहीं मानेंगे, और मैं तो कह भी नहीं रहा हूं मानिए। बस मैंने एक आपको फैक्ट बता दिया कि हाँ, ये हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि सूर्य यानी तारों पर, सूर्य का मतलब ये भी नहीं है कि जो हमारा सन है, सूर्य का मतलब संस्कृत में यही होता है, जिसको आप स्टार बोलते हो इंग्लिश में, उसको ही हम संस्कृत में बोलेंगे। अब सितारा तो बोलोगे नहीं, सितारा तो उर्दू का या फिर कोई और अब्राहमिक फैमिली के किसी लैंग्वेज का वर्ड होगा। तो सूर्य का मतलब यही होता है, सरती मतलब जो एक पूरे सौरमंडल को नियंत्रित करता है, जो एक ऐसा प्रकाश पुंज होता है जो खुद के प्रकाश से प्रकाशित होता है और उसके चारों ओर दूसरे ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी को हम सूर्य बोलते हैं, मतलब स्टार्स को। तो किसी भी स्टार पर हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि किसी स्टार पे टेम्परेचर कम होगा, वो चाहे हमारा सन हो या कोई और सन हो। सूर्य यानी अग्नि, जो अग्नि से बनी हुई चीजें, और अग्नि का मतलब भी जो कंबशन से जो फायर हो रही है उसको हम अग्नि नहीं बोल रहे हैं। अग्नि, जल, ये सब स्टेट हैं, मैटर की स्टेट्स हैं। तो जो अग्नि तत्व है, जो अग्नि वाली अवस्था है, जिसका टेम्परेचर हाई होता है, जिसको हम फ्लेम की तरह हम महसूस करते हैं, तो वो जो अग्नि तत्व वाला जो वर्ल्ड है, उसमें भी किसी न किसी तरह का जीवन संभव है, वहां पर भी जीवन होता है, ऐसी वैदिक मान्यता है। अब इसका एविडेंस तो उन्हें खोजना है ना। लेकिन मोहित भाई, मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा, जो आप बार बार बोल रहे हैं कि हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारे किताबों में लिखा हुआ है, तब आप उस टाइम पे जाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? उस टाइम पे जो नॉलेज थी वो कितनी लिमिटेड थी हमारी, और उस लिमिटेड नॉलेज के कारण उन्होंने वो चीजें लिख डाली, क्योंकि वो गैप फिल कर रहे थे। मैंने शुरुआत में बोला था क्या है कि ये हम ऐसा जानबूझ करके एक इंटरप्रिटेशन ले लिए हैं कि हम ऐसा बताएं कि वो आदिम युग के लोग थे, वो पिछड़े हुए लोग थे, तो कुछ भी सोच रहे थे तो वो अभाव में सोच रहे थे।
अब वो अभाव में सोच रहे थे कि भाव में सोच रहे थे, तो भविष्य बताएगा ना। अच्छा, मैं एक और चीज बताता हूँ। धर्म के हमारे यहाँ 10 लक्षण कहे गए हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह। ये श्लोक आपने सुना होगा। उसमें पहला शब्द है धृति, धैर्य। तो मुझे लगता है धैर्य की सबसे ज्यादा कमी है नास्तिकों में। धैर्य क्यों नहीं है हमारे अंदर? मैंने जब एक क्लेम कर दिया, चलिए मान लीजिए मैंने क्लेम किया कि हाँ ग्रंथों में ये बात है और इसकी संभावना है कि ये सच हो सकती है, क्या इस सूडो साइंस के फैलने से, जिसको सूडो साइंस कह रहे हैं, किसी के थाली की रोटी छिन जाएगी? मैंने एक संभावना व्यक्त की और मैंने कहा कि अब लेट्स सी क्या होता है। जो आपकी ऑब्जर्वेशन बेस्ड साइंस है उसको खोजने दो। आदित्य एल1 या फिर सोलर पार्कर जो उनका भी ऑब्जर्वेशन लगा मोहित रहा है। हाँ, भाई, हाँ। उनका डर जो आप कह रहे हैं धैर्य नहीं, उनका डर ये हम्म, है हम्म, कि आप चलिए मान, आपने कहा ना कि किसी की रोटी थोड़ी ना छीन जाएगी अगर आप, मैं ये क्लेम हम्म, कर भी दूंगा या मैं मान लीजिए फ्लैट अर्थ भी बोल दूंगा तो भी किसी की रोटी नहीं छीनेगी। लेकिन हम्म। ऑलरेडी जब एक ऐसा डिफरेंस है। ग्रुप है। फ्लैट अर्थ ये कह रहा है कि अर्थ फ्लैट है और आप इसी को मानो, यही सच है। मैं कह रहा हूं कि ग्रंथों में ऐसा लिखा है, इस बात की संभावना हो सकती है, देखते हैं आगे साइंस क्या बताती है। तो देखने दो ना मैं भाई। उनके आप तो वैसे भी पर्सपेक्टिव, ग्रंथों की बात तो नहीं मानने वाले हो, आप साइंस के ही ऑब्जर्वेशन को मानने वाले हो, तो उसके ऑब्जर्वेशन का वेट करो। मैं या उनके फिर अगर पर्सपेक्टिव से हम आपको कुछ बता रहा लेकर हूँ आते हैं मोहित तो उसका भाई, वेट करो। हम्म, मोहित भाई मैं उनके पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि आज जब आप ये हम्म, बोलेंगे ना कि देखो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, ठीक है, हम्म, भले ये सुडो साइंस नहीं है, ठीक है, जो हम्म, भी आपका ये मानना है, तो होगा क्या कि एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिन्हें इन्हें बचाना है। वो क्या है, उनका दिमाग काम नहीं करता, वो इरेशनल है, ठीक है, वो रैशनली सोच नहीं पाते हैं। अब होगा क्या, जब आपकी एक बात वो सुनेंगे जो कि खतरा नहीं है शायद किसी के लिए भी, वो 10 हम्म, बातें और लेके आएंगे वहां से। और जो 10 बातें, उनमें से कितनी चीजें प्रॉब्लमेटिक हो सकती है कुछ पता नहीं। आपको पता है कितना अंधविश्वास भरा पड़ा है हमारे देश के अंदर, कितनी हम्म, प्रॉब्लम है, ठीक है, लोग मर जाते हैं भैया जस्ट बिकॉज किसी को लगता है कि गंगा के पानी के अंदर अगर मैं एक वीडियो देख रहा था, मैं आपको बता देता हूँ कि हम्म, डॉक्टर के पास नहीं ले गए, गंगा में उसको डुबकी लगा रहे हैं, ठीक है, उसका अस्थमा ठीक करने के लिए, और बच्चे की जान चली गई उस हम्म, पानी में डूब के। वो डॉक्टर के पास ले जा सकते थे। अब यही ग्रुप जब आपको सुनता है, आप जैसे लोग जब पॉडकास्ट पे कुछ बोलते हैं, हालांकि कभी कभी प्रॉब्लमेटिक चीजें नहीं होती, ठीक है भैया, हाइपोथेसिस अच्छी बात है, पर 10 चीजें हम्म, और लेते हैं वो आपसे, और वो फिर उनको लगता है कि ग्रंथ में कुछ कमाल की बात है, तो वो बाकी उन ग्रंथों को जिनको आप भी नहीं शायद मानते होंगे क्रेडिबल, उन ग्रंथों से भी हम्म, वो ज्ञान लेने लग जाएंगे, उनको अप्लाई करने लग जाएंगे अपनी रियल लाइफ में। चलिए, तो यही इनसे बात तो मैं ये बात तो मैं इस पर भी कह सकता हूं कि आप कहते हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंक्रीज करना है। ठीक है। अब इस बात पर एक जबरदस्त उत्तर देता हूं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंक्रीज करना है, 10th क्लास के 12th क्लास की टेक्स्ट बुक्स को आपको पढ़ना है और उसकी बातों पर विश्वास करना है, अमल लाना है। वहीं आप पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो पाकिस्तान की बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स के मैंने ऐसे फोटोज देखे हैं जहां पर लिखा रहता है कि अल्लाह ने दुनिया को बनाया, बिग बैंग को उसमें गलत भी बोला जाता है और गलत तरीके से गलत बोला जाता है, विदाउट एनी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। तो अब क्या मैं ये कहूं कि आप साइंस की एक बात को मान रहे हैं, अब आपको साइंस के नाम पर जो भी चल रहा है वो सब मानना पड़ेगा? तो अब क्या कहेंगे जो जितने साइंसदार लोग हैं, जो अपने आप को साइंटिफिक कम्युनिकेटर समझते हैं, वो ये कहेंगे कि नहीं जी, साइंस आपको साथ में ये भी तो सिखा रहा है ना कि अपने दिमाग का यूज करना है, अपने ब्रेन का यूज करना है। अरे तो भैया धर्म भी तो ये सिखा रहा है ना। जब आप साइंस की पूरी बात मानने कह रहे हैं तो धर्म की भी पूरी बात सुनिए, वो मेरी अधूरी बात धर्म क्यों कैसे सुनेगा? सिखा रहा है मैं मोहित भाई, धर्म बिल धर्म कैसे सिखा रहा है? मनुस्मृति कहती है यस तर्केणानुसंधते स धर्म वेद नेत्र है। ध्यान से सुनिएगा, यस तर्केणानुसंधते स धर्म वेद नेत्र है। यस तर्केणानुसंधते स धर्म वेद नेत्र है। स धर्म वेद नेत्र है। धर्म और वेद उसे कैसे जानना है? यस तर्केणानुसंधते, तर्क धन अनुसंधान, तर्केणानुसंधते, तर्क और अनुसंधान से ही धर्म और वेद को जानना है। धर्म तो ये कह रहा है, पूरा तो सुनते ही नहीं है लोग। तो आपने रिसर्च, मतलब आप कह रहे हैं कि तर्क मतलब लॉजिक, और फिर रिसर्च के जरिए अनुसंधान, अगर अनुसंधान। मैं सही हम्म, बता रहा हूँ, ठीक है। हम्म, तो रिसर्च कहाँ होती है? अगर लॉजिक का तो चलो समझ में आता है कि आप कोई थ्योरी होती है साइंटिफिक थ्योरी, उसके क्रिटिक में या फिर उसके काउंटर में कुछ बोल देते हैं, ठीक है, अच्छे तर्क ले आते हैं। तर्क आपके अच्छे लगते हैं, मैंने संजय जी को भी लेके आया था, तो वो इवोल्यूशन के तर्क में बहुत अच्छी, काउंटर में बहुत अच्छे अच्छे तर्क दे रहे थे। बट हम्म, ऐसे साइंटिफिक थ्योरी का खंडन नहीं होता है ना। आप रिसर्च हम्म, लेके आइए और ऐसे एविडेंस लेके आइए जो फॉल्सिफाई करे उस साइंटिफिक थ्योरी को, जो बात साइंस कह रहा है, ठीक है। अब हम्म, साइंस आपसे एक कदम आगे, ये आप भी मानते हैं, साइंस आपसे एक कदम आगे, मॉडर्न साइंस। क्यों? क्योंकि उसके पास एक चीज ऐसी है जो आप लोग नहीं करते हो, आप सिर्फ हम्म, आर्ग्यूमेंट के ऊपर आते हो, तभी आपसे लोग डिबेट हम्म, करने नहीं आते हैं, क्योंकि आप सिर्फ आर्ग्यूमेंट पे बात करोगे, एविडेंस पे बात नहीं करते हो। हम्म, आपको एविडेंस लेके आने, और तब वो मानेंगे कि चलो भाई ठीक है, कि रिलीजन वाले हाँ, जो हैं, जो अपने स्क्रिप्चर में जो बोल रहे हैं उसका एक एविडेंस सामने रख रहे हैं, तब हम मानेंगे भी बात, ठीक है। हम्म। तो इसके ऊपर आप क्या बोलिए, अब इस पे मैं बताइए। ये बोलूंगा कि पहली बात तो साइंस एक कदम आगे है, इस बात से मैं एग्री नहीं करता हूँ। साइंस एक कदम आगे नहीं बल्कि कई कदम पीछे है।
ये आप तब समझेंगे जब आप एक बार पूरे एक्सप्लोर करेंगे ऑब्जेक्टिव रियलिटी और सब्जेक्टिव रियलिटी के बीच को। तो ये कहने की बात नहीं है, आप इस बात से ऑटोमेटिक कन्विंस हो जाएंगे। ये बात मैं पॉडकास्ट पे कन्विंस नहीं कर सकता हूँ आपको। खुद साइंटिफिक रियलिज्म, साइंटिफिक एंटी रियलिज्म, आपको जो आध्यात्म में भी 50 तरह की आपको चीजें पढ़नी पड़ेगी। आपको खुद समझ आ जाएगा कि साइंस जो है वो रियलिटी को एक्सप्लोर नहीं कर रहा है। और ये जो टेक्नोलॉजी जिसकी दुहाई दी जाती है बार बार, ये एक्चुअल में प्योर साइंस नहीं है, ये साइंस का एप्लीकेशन है, टेक्नोलॉजी है। और टेक्नोलॉजी को मैं बोलता हूं ये यूटिलिटी है। आप कितना भी सत्य खोज लें, आधा, आधे से आधा, उससे और बेकार, उससे और बेकार, आपके पास जितना सत्य होगा आप उससे कुछ ना कुछ यूटिलिटी बना ही लेंगे। जोड़ तोड़ करके आप ब्रिज बना लेंगे, मेट्रो बना लेंगे, आप माइक बना लेंगे, जिसका यूज हर कोई कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी हम साइंस की बात करते हैं तो हम रियलिटी को जानना चाहते हैं, अल्टीमेट रियलिटी को। और अल्टीमेट रियलिटी जानने में जो नेचुरलिज्म है, जो मटेरियलिज्म है, वो पीछे ही नहीं है, वो बुरी तरीके से फेल भी है। दूसरी बात, जो आपने एविडेंस वाली बात कही, रिसर्च पेपर वाली, तो बात सूर्य वाली, सन वाली बात से शुरू हुई थी, तो उसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं है जब मैंने वो क्लेम ही नहीं किया तो। हालांकि उस पर भी ये जो स्पेकुलेशन है कि प्लाज्मा बेस्ड बॉडी क्या सर्वाइव कर सकती है वहां, उसका प्लाज्मा फिजिक्स के अकॉर्डिंग या मैथमेटिकल मॉडल क्या हो सकता है, तो इस पर हम काम कर रहे हैं। दूसरी चीज ये भी, इसके नहीं, अलावा काम कैसे कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा। जो स्पेकुलेशन है, उस स्पेकुलेशन को ही थ्योरेटिकल फॉर्मेट में कि कैसे पॉसिबल होगा वो उस टेम्परेचर में, इसके ऊपर एक पेपर राइटिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा भी। और एक बार इसको इग्नोर भी कर दे तो, आपने कहा कोई भी थियोरी को जिसको हम रॉन्ग बोलते हैं, जैसे बिग बैंग है, तो बिग बैंग के हम बहुत सारे क्रिटिक्स करते हैं। तो ये बात तो सही है कि खाली लाइव स्ट्रीम करने से कुछ नहीं होगा। हालांकि जो हमारे क्रिटिक्स हैं वो, मुझे पता है, जीवन भर वो लाइव स्ट्रीम ही करते रहेंगे। लेकिन हम लोग ऑलरेडी इसके ऊपर एक रिसर्च प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, और ये खत्म होते ही दूसरा चालू हो जाएगा, दूसरा खत्म होते ही तीसरा चालू हो जाएगा। आने वाले तो कोई 10-15 साल हाइपोथेसिस है आपकी बिग बैंग को प्रोजेक्ट। रिप्लेस करने के लिए, कोई हाइपोथेसिस है आपके सामने? क्योंकि बिग बैंग अच्छा, अभी कर पाती अभी है ना एक्सप्लेन। एक और बात कि रिप्लेस करना इज ए कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। अगर कोई थ्योरी है, अगर आपने उसको गलत प्रूफ कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे रिप्लेस करेंगे किसी और हाइपोथेसिस से, वो अलग प्रोजेक्ट है। कोई भी थियरी अगर वो गलत है, और उसे, जैसे मान लीजिए थियरी ऑफ एवोल्यूशन, हालांकि थियरी ऑफ एवोल्यूशन पर अभी हमारा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट नहीं है, उस पर थोड़ा और टाइम लगेगा। थियरी ऑफ एवोल्यूशन मान लीजिए पूरी तरीके से गलत है, एक बार के लिए मान लीजिए पूरी तरीके से गलत है, तो क्या उसे गलत प्रूफ करने के लिए आपको उसका अल्टरनेट थ्योरी लेकर आना पड़ेगा? ये तो साइंटिफिक हाँ, मेथड नहीं है ना। नहीं नहीं, अल्टरनेट थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूँ, कार्ल हाँ, पॉपर की आपको उसका माने क्रिटिक, तो आपको आपको उसका क्रिटिक लेकर आना पड़ेगा। हाँ, तो बिग फॉल्सिफाई बैंग, करना पड़ेगा, हाँ, तो आपको बिग बैंग को फॉल्सिफाई करना फॉल्सिफाई पड़ेगा। पर, हाँ, तो उसी के ऊपर हम कर रहे हैं काम। तो रिसर्च पेपर ऐसा तो फॉल्सिफाई नहीं है ना करने के आधे लिए आप घंटे क्या में कर लिख रहे हैं? कोई दिया जाएगा। फॉसिल रिकॉर्ड लेके आ रहे हैं जो कि मतलब उसको जो थियरी ऑफ एवोल्यूशन पे अभी काम नहीं चल रहा है। बिग बैंग का आपने कहा, बिग बैंग जैसी थियरीज को, तो उस पे अभी हाँ, काम चल रहा है। तो आप हमारी क्या टीम उस बिग पे बैंग, लगी हुई है। तो आपके पास अगर मान लो आप उसको क्रिटिक कर हम्म। रहे हो, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे यूनिवर्स जो एक्सपेंड हो रहा है उसको कैसे करोगे, जो गैलेक्सी हमसे दूर चली जा रही है, हबल्स लॉ है जो, या जो हमारे जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन दिखता है उसका क्या हम्म। है? तो इतनी सारी चीजें जो वो रिसर्च पेपर में क्रिटिक किया जाएगा ना। अगेन अगेन अगर उसको मैं पॉडकास्ट में बोलूंगा तो वही बात हो गई जो अभी आपने 10 मिनट पहले कही थी कि हम आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। वो तो हम करते ही है ना, ढेरों लोग हम्म करते हैं। एक हम्म। अपने जेके लक्ष्मीपति यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, संदीप जी, जर्मनी में एज ए साइंटिस्ट काम किए थे। उनके यूट्यूब पर काफी वीडियो हैं, ये वैदिक फिजिक्स वाले चैनल्स पर भी कुछ वीडियोस हैं। उन्होंने बिग बैंग का काफी क्रिटिक किया है। लेकिन उस पर तो हम यही कहेंगे ना, भाई क्रिटिक क्यों कर रहे हो, इस पर रिसर्च पेपर लिख दो। तो अभी हम वही लिख रहे हैं और उस पर काम चल सिर्फ रहा है। सिर्फ रिसर्च पेपर से भी काम नहीं चलेगा, आपको जो साइंटिफिक कम्युनिटी है सबसे पहले उसका एक हम्म। आपको एग्रीमेंट लेना पड़ेगा कि हाँ भाई साइंटिफिक कम्युनिटी जो है वो मान रही है आपकी बात को, और तो किसी रेप्यूटेड जर्नल पे आपकी बात हाँ छप रही है। हाँ हाँ हाँ, वही वही होगा, वही होगा। ठीक है, क्योंकि मेरे जैसे रिसर्च आपने अभी रिसर्च पेपर लिखने का मतलब ये नहीं है ना कि हमने लिख करके हमारी टेबल के ऊपर रख लिया। रिसर्च पेपर जब लिखा जाएगा तो पब्लिश होगा किसी जर्नल में, हाई इंपैक्ट फैक्टर वाले जर्नल में। अब उन चीजों का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि देखो हमारा उद्देश्य ये नहीं है, हमें सत्य जानने के लिए सब करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो वही करना है तो हम बैठे रहेंगे किसी पेड़ के नीचे, हम अपना कार्य कर लेंगे। उसके लिए हमें किसी को भी संतुष्ट करने की जरूरत नहीं है। हम चाह रहे हैं कि जो वैदिक स्टडीज हैं, जो उसके पीछे की गहराई है, जिसे बहुत समय तक भारत से दूर रखा गया है पिछली कई शताब्दियों से, तो उसे हम लोगों के पास लेकर आए। और आज के लोग अगर उसे जिस मेथोडोलॉजी से मान रहे हैं तो हमें उसी मेथोडोलॉजी में करना है। तो लोग जैसा कहेंगे कि नहीं जी हम ऐसे नहीं, हम ऐसे मानेंगे, तो हम प्रयास करेंगे कि उसी रीति में उनको मनवाएं। आपको जर्नल अच्छा चाहिए तो अच्छे जर्नल में डालेंगे। और अभी ये जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इतना तो सबको आइडिया होना चाहिए कि वो आईआईटी बॉम्बे के कोलैबोरेशन में चल रहा है, तो वो किसी ऐसे ही किसी जर्नल में नहीं जाएगा। शायद मुझे जर्नलिंग का नॉलेज ना हो, अब तो मुझे भी हो गया है धीरे धीरे। जैसे ही हम जिस फील्ड में जाते हैं तो पता चल जाता है हमें कि हाँ जर्नल्स को कैसे चूज करना होता है। लेकिन आईआईटी बॉम्बे के थ्रू अगर कोई जा रहा है तो किसी अच्छे जर्नल में ही जाएगा 100%। और वो तभी आपके सामने आएगा रिसर्च पेपर जब वो कहीं पब्लिश हो जाएगा। मेरी टेबल पे पड़ा रहेगा तब थोड़ी जाएगा। अच्छा, एक बायस और लगता है आपके अंदर मेरे को,
कि आप गॉड के एग्जिस्टेंस को मानते हैं, सीधी सी बात है, आप आस्तिक लोग हैं, ठीक है। तो आप कोशिश ये करते हैं कि अगर आप साइंटिफिक थ्योरी मान लीजिए, आप जो अपनी थ्योरी लेके भी आ रहे हैं उसके अंदर भी ये गॉड के एलिमेंट को डालने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं संजय जी से बात कर रहा था थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के ऊपर, तो जब मैंने उनसे पूछा कि अगर इसके मतलब आप थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को नहीं मानते तो क्या मानते, तो उन्होंने बोला भगवान ने हमें बनाया है, ठीक है। और उसके बाद जब मैंने उनसे पूछा कि भगवान का एविडेंस क्या है, तो वो आर्ग्यूमेंट देने लगे मुझे कि भगवान की एग्जिस्टेंस के देखो क्या आर्ग्यूमेंट है, इंटेलिजेंट डिजाइन वगैरह जो भी है। तो आपके अंदर भी ये मुझे लगता है, आपकी पूरी कम्युनिटी के अंदर ये प्रॉब्लम मुझे दिखती है कि आप अपनी सारी थ्योरीज के अंदर जबरदस्ती गॉड एलिमेंट को डालना चाहते हैं, जबकि गॉड का एग्जिस्टेंस का कोई आपके पास प्रूफ नहीं है। फिर आप क्या करते हैं, आप जितने भी डिबेट करने वाले लोग हैं, चाहे वर्ल्ड ऑफ साइंस हो गया, चाहे लॉजिकल है, वो इसलिए आप लोगों से डिबेट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आप दिमाग में सबसे पहले हर थ्योरी के पीछे ये मान के चलते हैं कि भगवान है, और उसके बाद आप उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि देखो कैसे भगवान यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है। इवोल्यूशन, जो भी इवोल्यूशन को नहीं मानते, चलो ठीक है, ये डिजाइन बना रहा है, या फिर बिग बैंग थ्योरी के अंदर भी मुझे पता है कि आपकी जो थ्योरी होगी उसमें भी गॉड का एलिमेंट डालने की कोशिश करेंगे आप। तो अब जब जो नास्तिक है, जिसको पहले से जो मान के चल रहा है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, वो आप लोगों से क्यों डिबेट करना चाहेगा इस मामले में? वो तो पागल ही लगेगा ना इस आपके सामने कि जो चीज मैं मान लूं, दो मैं बोल स्टेटमेंट्स को मैच करते हैं यहाँ पर, क्योंकि फिर आप भी भूल जाएंगे आपने क्या कहा। आपने कहा कि मुझे एक सबसे ज्यादा एक चीज लगती है आप लोगों में, आप लोगों से मेरा अर्थ है यहाँ पर सब आस्तिक लोगों में, कि आप पहले से ईश्वर को मान के बैठे हैं। वहीं आपने अभी जस्ट 20 सेकंड पहले कहा कि वो लोग आपसे क्यों डिबेट करेंगे जो नास्तिक मान के बैठे हैं कि ईश्वर नहीं होता है। तो वो भी इसीलिए ये नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो मान कर बैठे हैं कि ईश्वर नहीं है। वहां पे तो एविडेंस नहीं है ना, किसी चीज के ना होने का कोई वो थोड़ा ना होता है सर, मिल जाए तो बात अलग है नहीं ना। नहीं, ऐसा अब मैं ऐसा नहीं है अब ना। मैं ये बोल देखिए, दूं, जो चीज जो एविडेंस, जिस तरह के एविडेंस को हम डिस्कस करते हैं एकेडमिया में पहले से ही, वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण तो ईश्वर का मिलेगा नहीं। ये तो नास्तिक को भी पता है और आस्तिक को भी पता है कि जैसे ऐसी कोई चीज है जो दिख गई तो वो तो ईश्वर की रचना है, वो ईश्वर थोड़े ना है। जो ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, जो रीजनिंग होनी चाहिए, तो उसमें अभी तक मैंने जितना पढ़ा है वो ईश्वर के होने के पक्ष में ज्यादा है। फिर चाहे वो फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट हो, कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट हो, और भी कम से कम 50 तरह के ऐसे आर्ग्यूमेंट्स होंगे जो पूरा फॉर्मल लॉजिक में आप बांध करके देखेंगे तो निष्कर्ष ये निकलेगा कि हाँ, यूनिवर्स नीड ए गॉड। तो हम तो उस पर डिबेट करते ही है ना। अच्छा एक बात बताइए, जब भी हम उस पर डिबेट करेंगे, चलिए अभी वो डिबेट हम नहीं कर रहे हैं, टॉपिक उसका डाइवर्ट हो जाएगा, बट अगर कोई भी एथिस्ट इस पर डिबेट करता है मुझसे, या अभी आपने पूरी एक कम्युनिटी में मुझे डाला, तो हम एक आध और लोगों को शामिल कर लेते हैं, अपने अंकित भाई को ले लो, एक और अपने भार्गव भाई, उनसे भी वैसे ही कुछ वैसी ही इंटेंसिटी से चिढ़ते हैं जैसे मुझसे चिढ़ते हैं। तो भार्गव भाई से डिबेट होती है बहुत सारे लोगों की, तो हम उसमें ग्रंथों के प्रमाण तो नहीं देते हैं ना। अब कई लोग हमें ग्रंथों के प्रमाण देते हुए सुनते हैं तो कहते हैं जी आप ग्रंथों के प्रमाण दे रहे हो। भाई ग्रंथों के प्रमाण हम तब देते हैं जब कोई आकर कहता है कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था है, जैसी आज जाति व्यवस्था प्रेवलेंट है समाज में, वैसी ही जाति व्यवस्था उसमें है, तो क्या इसमें मैं फिजिक्स का प्रमाण दूंगा, इसमें मैं केमिस्ट्री का प्रमाण दूंगा क्या? उसमें तो मैं वेदों का ही प्रमाण दूंगा ना। और फिर वहां पर वो कहते हैं कि देखो जी ये संस्कृत के श्लोक बोल रहे हैं, तो यहाँ वहां क्या मैं कुरान की आयतें बांचूं? तो वहां पर हम ग्रंथों के प्रमाण देते हैं। जब आप बात करेंगे रीजनिंग के बेस पर, आप बात करेंगे कंप्लीटली फिजिकल चीजों के ऊपर, जैसे अभी जो वर्ल्ड ऑफ साइंस वाले क्या नाम उनका, राजकुमार जी हैं, तो उनसे मेरी इंस्टा पे बात हुई है टाइम और शेड्यूल को लेकर के, तो उनसे ये हवन वाले टॉपिक पर हमारी चर्चा होगी, तो उन्होंने बहुत क्लियर कहा कि मुझे कोई मेटाफिजिकल चर्चा नहीं करनी है, मुझे कोई ऐसी चर्चा नहीं करनी है जिसमें ग्रंथ आए, आध्यात्म आए, मेटाफिजिक्स की चीजें आए, मुझे प्योर फिजिकल चीजों पर। तो मैंने उनको लिख के दिया कि क्या हवन से फिजिकल वाला पॉल्यूशन होता है, हम इसी चीज पर चर्चा करेंगे, कम होता है ज्यादा होता है जो भी है वो सब उसमें लाइव में सुनने को मिलेगा। तो वो एग्री हो गए, तो मैं उससे उन पर फिजिकल सेंस में ही चर्चा करूंगा, हवन से मैं उस पर आध्यात्मिक चर्चा थोड़ी करूंगा। अब वो ये कहें कि हिंदू धर्म में हवन का कंसेप्ट ही नहीं है, तब तो मैं ग्रंथों से प्रमाण लाऊंगा। या मैं कहूं हवन में ये लकड़ी नहीं, ये लकड़ी डालनी चाहिए, वो पूछेंगे कि कहां लिखा है ये लकड़ी डालनी चाहिए, चलो प्रूफ तो कर दिया तुमने कि इससे फायदा हो रहा है एनवायरमेंट को, तो मैं उनको ग्रह सूत्रों के, धर्म सूत्रों के, या वेदों के, या ब्राह्मण ग्रंथों के प्रमाण दूंगा। अगर बात यही चल रही है कि साइंटिफिकली जो आज की मटेरियलिस्टिक साइंस है उसके अकॉर्डिंग गॉड के होने की पॉसिबिलिटी क्या है, या हवन से एनवायरनमेंट पर क्या फर्क पड़ता है, तो हम साइंस की ही बात करेंगे। मैंने, ध्यान दीजिएगा, मैंने लॉजिकल आयाम के ये जो भी हैं, उनका नाम भी रवि है याद आया मुझे, तो उनसे मैंने जो उनको चैलेंज दिया था उसमें मैंने लिखा था साइंस या फिलॉसफी या धर्म, ऐसा कुछ लिखा होगा, जिस भी टॉपिक पर, जहां पर भी आप चाहो, एनीथिंग एनीवेयर, आई एम ऑलवेज देयर, मैंने साफ शब्दों में लिखा। फिर भी वो पीछे हट गए। उसके बाद तमाम तरह के बहाने बैक ऑफ द स्टेज होते रहते हैं कि साइंस पे नहीं ये आपसे तो कुछ कैसे भी बात नहीं, करेगा कुछ नहीं। कोई?
साइंस पे आपसे कैसे कोई बात करेगा? आप इवोल्यूशन को डिनाई करते हो, आप बिग बैंग थ्योरी को आप चैलेंज कर रहे हो, ठीक है, चैलेंज आप कर रहे हो, मुझे अच्छी बात है, ठीक है। तो एक होता है कॉमन ग्राउंड, वहां पे तो आप कैसे खड़े वैसे होगे उनके वैसे साथ? वैसे अभी तक मैं बताता हूँ, वैसे अभी तक थियरी ऑफ एवोल्यूशन पर बहुत ज्यादा मुझसे किसी का कभी कोई विवाद नहीं हुआ है। उसके ऊपर जस्ट मेरे चैनल पर संजय जी एक गेस्ट की तरह आते हैं, वो रखते हैं, मैं उनको स्थान देता हूँ, उनको प्रमोट करता हूँ। और अगर कोई एवोल्यूशन के पक्ष में भी अच्छे आर्ग्यूमेंट्स लेकर आए, मुझे ईमेल उमेल करे, तो मैंने कभी मना नहीं किया है, उसको भी मैं स्थान दूंगा। वो मेजरली संजय जी का टॉपिक है हमारी टीम से। तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पर तो मुझसे किसी की बहुत ज्यादा कभी क्रिटिक या मतभेद या कुछ चर्चा हुई नहीं है। जिन टॉपिक्स पर मेरी चर्चा उनसे होती है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन को या फिर थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को, उसको तो कोई भी चैलेंज नहीं कर रहा है ना। हालांकि साइंस के ही वर्ल्ड में ऐसे भी लोग हैं जो इतनी तक आपको आजादी देते हैं कि आप उन चीजों पर भी पुनर्विचार करो कि उसके भी इंटरप्रिटेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं है ना। साइंस बहुत अलग चीज है। हमारे जो इंडिया में क्या है, प्रॉब्लम ये है कि वो धर्म से भी दूर है, साइंस से भी दूर है। उनके लिए साइंस नया नया आया है, तो उनको बहुत बहुत हर चीज एकदम जोश में लगती है, गर्मा गर्मी में लगती है कि नहीं ये सूडो साइंस है। बट खैर जो भी है, तो हम जब भी, अच्छा एक और चीज आपने कहा कोई भी साइंस पर आपसे क्यों बात करेगा, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसका तो स्तर अलग है, हमें तो आप उतनी एंटी साइंस साइंस आती है, नहीं है, हम तो आप एंटी एंटी साइंस साइंस है। है। तो अगर हम एंटी साइंस हैं, उनको अगर ऐसा लग रहा है, तो हम पर डिबंक क्यों बनाते हैं, हम पर क्रिटिक क्यों बनाते हैं? पूरी बदमाशी यहीं पर छुपी हुई है। अगर वो क्रिटिक बना रहे हैं, वो डिबंक बनाने जितना हमें सीरियस ले रहे हैं, तो वही बात आमने सामने क्यों नहीं कर रहे? और अगर आमने सामने करने का हमारा स्तर नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो डिबंक क्यों बना रहे हैं? उसमें भी तो टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं, वीडियो एडिट करना आप पड़ अगर रहा आप है। ये बोल देंगे बीच में आके कि यूनिवर्स का साउंड या स्पेस का साउंड ओम है, तो अब हम्म। इसको कैसे डिबंक करेगा कोई यार? ये तो वो बताओ आप। वीडियो में कैसे डिबंक कर देते हैं? भाई अभी तक जो नहीं मिला है साइंस को नहीं जो मिला है। हाँ, तो वही बात सामने बोल दे ना, वही बात सामने बोल दे। तो अब सामने बोलने में प्रॉब्लम क्या है कि वो सामने बोलेंगे तो हम उनकी बात को पकड़कर उनसे भी प्रश्न करेंगे, पूछेंगे अच्छा ठीक है नहीं मिला है, हम उनको 5 एविडेंस दिखाएंगे कि अच्छा ये मिला है, ये एविडेंसेस। नहीं मिला है। हाँ हाँ, एविडेंसेस की बात कर रहा हूं मैं, अभी उदाहरण ले रहा हूं मैं, ओम वाले पर्टिकुलर पर नहीं जा रहा हूं। तो वहां पर हम भी उनसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, उनका आंसर करेंगे। लेकिन वही बात वीडियो में क्या होगी, वीडियो में आपके पास में पूरी लिबर्टी है, आप कुछ, आपको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपने भी कुछ भी बोल दिया कि हाँ इस चीज का एविडेंस नहीं मिलता। जैसे फॉर एग्जांपल ओम चैंटिंग जो है, इसका नेचर से कोई ना कोई संबंध है। ओम एक मानव निर्मित ध्वनि नहीं है, ये मैंने क्लेम किया। अब क्या होगा, कोई भी आएगा पॉडकास्ट में बैठकर बोलेगा कि इसका कोई एविडेंस ही नहीं है। अब मैं बैठा बैठा घर में सोचता रहूं कि नहीं इसका तो एविडेंस है, इस पर 200 से भी ज्यादा साइटेशन वाला एक प्रॉपर रिसर्च पेपर है, और पूरा वेरीफाइड है ये साइंटिफिक कम्युनिटी में कि ओम वर्ड को आप चेंट करते हैं तो उससे आपके ब्रेन की ग्रे मैटर पर इफेक्ट पड़ता है, और बाकी साउंड्स के कंपैरिजन में इवन इतना तक एक्सपेरिमेंट हुआ है कि कुछ बच्चों को ये साउंड बार बार बोलने को बोला, एस एच वाला शश है, और कुछ बच्चों को ओम साउंड चेंट करने को कहा। तो ओम वर्ड में वो इफेक्ट आ रहे थे, जो पर्टिकुलर इफेक्ट वाले वर्ड में नहीं आ रहे थे। तो ये बात मैं तब तो बोल पाऊंगा जब कोई मेरे सामने बैठा होगा। तो जैसे ऐसे तो ये बुद्धिस्ट कहते हैं ना, नहीं, ऐसा तो बुद्धिस्ट मोंग भी क्लेम करते हैं कि उनकी जो चैंटिंग होती है वो ग्रे मैटर पे इफेक्ट डालती है। ऐसा जापानीज वाले शिंटो वाले बोलते हैं कि हमारे जो वर्ड है हम चैंटिंग करते हैं वो हमारे ग्रे मैटर पे तो इफेक्ट डालती है। तो तो ये तो सारे अगर साउंड अगर कर रहे हैं। तो अगर उस पर प्रॉपर रिसर्च पेपर है और अगर वो इफेक्ट डाल रहा है, तो वो बातें स्वीकार्य है। बहुत सारी ध्वनियां ऐसी होती है, केवल ओम ही नहीं, बहुत सारी ऐसी ध्वनियां होती है जिनका डायरेक्ट नेचर से रिलेशन होता है, और वो आपको कुछ ना कुछ इफेक्ट करती है, वहीं नॉर्मल साउंड्स नहीं करती है। तो बहुत सारी ऐसी साउंड्स हैं, इंडिक फिलोसफी में भी है, जापानीज में भी है, जिनको डिवाइन माना गया है, और वो लगता है ऐसा कि वो प्योर जैसे बाकी साउंड्स है वैसी साउंड्स नहीं है, वो कुछ उनमें विशेष है, तभी तो उसके ऊपर इफेक्ट मिल रहा है हमको शय वाले और ओम वाले वर्ड में, तो उसको हम मानेंगे। हमें कोई वो मतवाद थोड़ी है कि नहीं जो बात मैंने बोल दी वही सही है। अगर कोई भी अपना रिसर्च आर्टिकल लेकर आ रहा है और उसकी प्रॉपर एविडेंस है, तो उसे हम स्वीकार करेंगे। लेकिन आप ये बताइए कि ये बातें तो हम तब करेंगे ना जब कोई सामने बैठेगा। जैसे अभी आप मेरे सामने बैठे हैं और आप उनकी ओर से प्रश्न कर रहे हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो खुद ऐसे सामने आकर क्यों नहीं बैठते हैं इतने ही एविडेंस ला करके? ये तो बहाना हुआ ना कि आप अब वीडियो में एजेंडा वही लेके बातें बैठे कर हुए रहे हैं, हो। मुझे लगता है अब एजेंडा लेके बैठे हुए हैं बस। आपका काम है कि आप, क्योंकि हम्म आप देख रहे हैं कि मॉडर्न साइंस जो है प्रगति कर रहा है और आपका रिलीजन जो है वो इररिलेवेंट है इस टाइम में, तो आप हम्म जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं कि रिलीजन को आप थोड़ा सुपीरियर दिखाना चाहते हैं कि देखो यार हमारा रिलीजन कितना वो था। हम्म यही बात मुझे रिवर्स लगता है कि ऐसी जो बातें करते हैं, वो एक इनसिक्योरिटी लेकर बैठे हुए हैं कि नहीं, हमें लगता है कि नहीं वेस्टर्न लोगों ने कुछ इंट्रोड्यूस किया और हमें उसके पीछे पीछे चलना है। इसमें कुछ भी इंडिक कैसे आ रहा है, कुछ भी इंडिक आ रहा है तो हम इसको नहीं मानेंगे। ये भी एक तरह का एजेंडा कहा जा सकता है। लेकिन जो अच्छा वेस्ट वाले कर रहे हैं, जो एक काम वेस्ट वाला करिए, मुझे साइंस। मुझे मुझे ये बताइए कि जैसा आपने कहा कि वो आमने सामने इसलिए नहीं आते हैं,
तो वीडियो क्यों बनाते हैं, वीडियो बनाकर डिबंक क्यों करते हैं, इसका क्या आंसर है? आप दे दीजिए इसका उत्तर। नहीं, ये बिल्कुल सही क्रिटिक है आपका। मुझे लगता है कि एक डिस्कशन तो होना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि ये तो कितनी ज्यादा बेईमानी है, कितना बचने का, जालसाजी करने का और फरेब का कितना अच्छा तरीका है कि आपका सारा पॉइंट जो है वो मेरे या किसी और व्यक्ति के उसी पॉडकास्ट पर चल रहा है। जैसे भार्गव भाई से भी यही लॉजिकल आयाम वाले रवि ने डिस्कस किया था, लेकिन उसको कभी भी अपलोड नहीं किया। तो आप उसके ऊपर बात करेंगे, सोशल मीडिया पर बात करेंगे, डिबंग भी बनाएंगे, मेरे ऊपर क्रिटिक करेंगे, लेकिन जो आपके साथ डिस्कस हो रहा है उसे आप पब्लिक क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कह रहे हैं नहीं जी इसके पास में एजेंडा है, तो वो एजेंडा तो अपनी वीडियो में भी चला रहा है ना, आप उस वीडियो को तो डिबंग कर रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग वो अपनी वीडियो में एजेंडा चला रहा है, आपके सामने भी तो वो एजेंडा, वही एजेंडा चला रहा है ना। या फिर ऐसा तो कहीं नहीं है कि आपको भी मन में लग रहा है कि नहीं यार मेरे सामने ना मेरी पोल खुल जा रही है, मेरे सारे क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, तो फिर मेरा एजेंडा नहीं चलेगा। तो मुझे तो लगता है उल्टा उनका एजेंडा है। अगर एजेंडा हमारा है, देखो हर प्रकार से कमजोर है हम, उनके अनुसार साइंस से एक कदम पीछे हैं हम, फिर भी सामने आने के लिए तैयार है हम, पीछे जाने के लिए तैयार हैं वो। ये कौन सा जादू हुआ? तो ये आपके तो साथ कोई कमाल हो प्लेटफॉर्म गया, शेयर क्यों करे यार? आप अगर ये तो आपके साथ कमाल हो प्लेटफॉर्म गया। शेयर करेंगे तो सीधी सी बात है कि आपको एक तरीके से दे देंगे अप्रूवल कि हाँ भाई ये जो बात है इसकी बात से हम कहीं हद तक एग्री करते हैं, ये अपनी ऑटोमेटिकली मान लिया तो जाता है। अपनी वीडियो में वो मुझे क्यों फेस दे रहे हैं? अपनी वीडियो में मुझे फेस क्यों दे रहे हैं? मेरी क्लिप काट के क्यों लगा रहे हैं? दीजिए जवाब। आपने कहा कि आपको वो मंच क्यों दें, वो दे मुझे मंच ही रहे हैं, वो मुझे मंच दे रहे हैं, लेकिन वो मेरा सामना नहीं करना चाह रहे हैं। अगर आप यहां तक बात लेकर आ रहे हैं तो इसका उत्तर ये बनेगा कि वो मुझे मंच तो देने के लिए तैयार हैं, वो मेरा सामना करने के लिए तैयार नहीं है। मेरा या मुझसे मेरा अर्थ है जितने भी इस तरह के लोग हैं जो प्रॉपर एविडेंस के ऊपर बात करते हैं, वो उन्हें मंच तो देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सुधांशु त्रिवेदी, अब सुधांशु त्रिवेदी के ऊपर वो कटाक्ष करेंगे, उनकी वीडियो बनाएंगे, अगर वो उनका सामना करने से मना कर देते हैं, कहे नहीं जी हम इनको मंच क्यों दें, अरे तो दिन भर तो इनके ऊपर वीडियो बनाते रहते हो। सुधांशु त्रिवेदी जी के कारण तो 90% साइंटिफिक कम्युनिकेटर्स का चैनल चल रहा है, फिर उनका सामना भी कर लो। हाँ, आप ये कह सकते हो क्लियर कि भाई उनकी डिबेटिंग स्किल्स इतनी अच्छी है, कहे वो शोर शराबा कर लेते हैं, तो आप भी ले आओ कोई शोर शराबा करने वाला व्यक्ति। शोर शराबा ही करने से अगर आपको लग रहा है कि वो डिबेट जीत जा रहे हैं, तो आप भी कर लो शोर शराबा। वो गाली गलौज तो नहीं करते हैं ना, मैंने कभी नहीं देखा सुधांशु त्रिवेदी जी को कि वो किसी के ऊपर इस तरीके से भड़क गए और उसको माँ बहन की गालियां सुनाने लग गए। वो कहते पेज नंबर ये, किताब नंबर वो, अरे तुम भी बोल दो, चेक कर लो, मेरे सामने भी बोल दे कोई। ऐसा थोड़ी है कि वो चीज के लिए हम प्रिपेयर नहीं है, हमारे सामने कल को कोई उठकर ऐसा बंदा आ जाएगा तो हम पीछे हो जाएंगे। वो बोलेगा भाई ये पेज नंबर ठीक है, ठंडा पानी पियो, हम खोल करके देख लेंगे उस किताब का वो पेज नंबर, हम 2 मिनट का समय ले लेंगे, अगर लाइव हो रहा है स्क्रीन पे कर लेंगे, अगर वहां पे उपलब्ध हो रहा है। अच्छा, जैसे अर्पित जी के साथ में मेरा पॉडकास्ट हुआ था, अगर वो भी उसमें कुछ उस तरह की बातें बोलते, ऐसा कोई वर्ष नंबर बोलते, तो मैं उनसे मांगता, पूछता कि बताइए आप इसका एविडेंस दीजिए, कहां पर है वो किताब, दिखाइए, वो पीडीएफ मुझे अभी खोल करके दिखाइए, क्या मैं चेक कर लेता हूँ। डिबेट में जब हम आए हैं, इतनी दूर से कोई आया, इतनी दूर से हम आए हैं, तो बैठकर उसका निष्कर्ष निकालने के लिए आए हैं ना। भारत में तो ऐसे शास्त्रार्थ भी होते थे जो 30-30 दिन तक चलते रहते थे, उसमें पता चल जाता था। तो चोर की दाढ़ी में तिनका, जो चोर होगा वो चाहेगा कि वो सामने ना आए। इसलिए मैंने अर्पित जी की इस बारे में तारीफ की थी कि उनके पास में नॉलेज अपने फील्ड का हो नहीं हो, दैट्स ए कंप्लीट डिफरेंट थिंग, लेकिन उनमें चोर वाला भाव नहीं था, वो सामने आए। और डिबेट करने का भी कोई वैसा हमारा उद्देश्य नहीं था, हमने कहा डिस्कशन करेंगे, मैंने अपनी बातें रखी, उन्होंने अपनी बातें रखी। जबकि उसी उसी डिबेट में, अच्छा उस डिबेट में ऐसा नहीं है कि बाद में जो हार जीत वाला पूरा प्रकरण हुआ उससे वो कोई असंतुष्ट रहे या फिर नाराज हुए, हमसे उनको कोई नाराजगी हुई, न तो उनको हाइपर क्विस्ट के विशाल चौरसिया होस्ट से कोई नाराजगी हुई, जितना मुझे लगता है ना मुझसे हुई, क्योंकि यदि हुई होती तो वो तो शूटिंग होते ही तुरंत हो जाती ना। हमने उसके बाद में साथ में बैठ करके एक जगह पर बैठकर खाना खाया है, पानी पिया है, इधर उधर की बातें की है, बहुत सारी भाषाओं पर बात की है कि ये भोजपुरी भाषा का शब्द है, ये राजस्थानी भाषा का शब्द है, इस तरह की कई बातें की है। तो बहुत शांति प्रिय तरीके से बात हुई, वो अपने यहाँ चले गए, मैं अपने यहाँ पर चला गया। कमेंट सेक्शन में लोगों ने कहा कि अरे तू तो हार गया, ये तो जीत गया, तो उसके बाद में कुछ लोगों को समस्या हुई होगी। अब ऐसा तो नहीं है ना कि पूरे कमेंट सेक्शन को, कई लोग कहते हैं मेरे पास अपनी ट्रोल आर्मी है, चलो ट्रोल आर्मी है, 5 लोगों की होगी, 50 लोगों की होगी। उस वीडियो में तो हजारों कमेंट्स हैं, वो तो राइट विंग के या फिर जिनको आप हिंदुत्ववादी कहते हो, वो नेचुरली आकर कमेंट किए ना, उनका बटन मेरे हाथ में थोड़ी ना है कि मैं उसको दबा करके रोक दूं। मैंने तो अपना काम किया। उसी डिबेट में आपके ये कौन है, शेखर भट्टाचार्य जी करके कोई है दाढ़ी वाले, उनका मैंने कभी यूट्यूब पर, तो शायद उनका चैनल नहीं होगा, मुझे वो डिबेट करने के दौरान ही विशाल भाई ने भेजा था कि अभी इनको अप्रोच किया, उन्होंने पहले हाँ भी भरी थी, बट एंड मोमेंट पे उन्होंने मना कर दिया।
मैं नहीं आऊँ। उन्होंने मना कर दिया, हमारे विमो भाई साहब ने मना कर दिया, जैसे अभी ये लॉजिकल आया, हमने मना कर दिया कि मैं सब इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं वहाँ जाऊँगा तो भी हारूंगा, नहीं जाऊँगा तो भी हारूंगा, ऐसा उन्होंने अपनी वीडियो में बोला है कि मैं अपने चैनल पर उनको बुलाऊंगा तब भी मैं हारूंगा। हाँ, कंसीडर मुझे सारे कर रहे हैं, इग्नोर कोई भी कर नहीं रहा है। मैं तो कह रहा हूँ मुझे इग्नोर कर दो, मुझे अपना काम करने दो, देखेगी दुनिया की किसके रिसर्च में कितना दम है, वेदों में कितना प्रताप है, पुराणों की क्या सच्चाई है, पाखंड का भी हम खंडन करते हैं, कौन से ग्रंथ में क्या है, साइंस क्या है, साइंटिफिक एंटी रियलिज्म क्या है, इग्नोर कर दो, मुझे अपना काम करने दो। लेकिन वो मुझे इग्नोर भी नहीं करेंगे, दे आर कंसीडरिंग मी, मेरे ऊपर बात भी करेंगे, मेरे ऊपर क्रिटिक भी बनाएंगे, वीडियोस भी बनाएंगे, लेकिन सामना नहीं करेंगे। अच्छा, आपने कुछ अर्पित जी के साथ जब पॉडकास्ट हो रही थी, कुछ बातें हुई थी, मैं उस पे भी आऊँगा। चलिए मान लेते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है और मॉडर्न साइंस उनको नहीं मानता है। जा चुके हो कहीं पे? कैमरा बंद हो नहीं गया नहीं, आपका? हाँ बस अच्छा, पानी पी रहा ठीक था, है। बोलिए। हाँ, तो जैसे आपने रीइन्कार्नेशन की बात उठाई थी वहाँ पे, ठीक है? और उस समय ये न्यूज़ भी आई थी कि रीइन्कार्नेशन जो है वो आईआईटीज़ वगैरह में पढ़ाया जा रहा है, शायद आईआईटी कानपुर की बात उठी थी। तो रीइन्कार्नेशन को लेके आप इतने पॉजिटिव क्यों थे? मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे भी ज़बरदस्ती एक मतलब कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमारे हिंदुइज़्म में तो रीइन्कार्नेशन को बहुत बढ़ा-चढ़ा के बात की गई है, क्योंकि उसके बिना तो कॉन्सेप्ट ही खराब हो जाएगा पूरा मोक्ष का या फिर जो भी कार्मिक थ्योरी वगैरह है। तो रीइन्कार्नेशन को ज़बरदस्ती आप लोग कोशिश कर रहे हैं प्रूव करने की। रीइन्कार्नेशन के ऊपर तो जितने साइंटिफिक एविडेंस हैं, उतने मुझे लगता है और किसी भी हिंदू फिलॉसफी के टेनेट पर नहीं होंगे। बाकी सारी कई विश्वास और एविडेंस दोनों पर मिक्स में टिकी हुई है। रीइन्कार्नेशन के तो हमें सबसे ज्यादा एम्पेरिकल एविडेंस मिलते हैं, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिलती है, हमें ऑब्जर्वेशंस मिलती है, उसकी एम्पिरिकल स्पेकुलेशन भी एविडेंस मिलती है। एम्पिरिकल हाँ, एविडेंस या एनेक्डोटल एविडेंस? क्योंकि दोनों में फ़र्क होता है। एक होता है कि अच्छा, भाई मैंने एम्पेरिकल एम्पेरिकल एविडेंस की डेफिनेशन बताइए। नहीं, एम्पिरिकल में तो कोई मेज़रमेंट हो गया, हम्म कोई ऑब्जर्वेशन डाटा मिल गया मेरे को। पर हम्म एनेक्डोटल के अंदर क्या होता है कि मैं जैसे मान लो मैं पुनर्जन्म मान लो मेरा हुआ, तो मैं हम्म बता रहा हूँ कि पिछले जन्म में मेरे साथ क्या हुआ। ये एनेक्डोटल हो गया ना भाई कि हाँ भाई मेरे साथ कुछ हुआ है। तो यहाँ पे वैसे मैकेनिज़्म नहीं पता चल रहा एनेक्डोटल का ना। मतलब ये होता है जैसे किसी कंपनी ने अपने ही रिव्यूज वहां पर डाल रखे हैं, मतलब खुद से बना करके, उसको हम एनेक्डोटल बोलते हैं। एनेक्डोटल में नहीं आएगा, एनेक्डोटल में तो फिर वर्जीनिया यूनिवर्सिटी की रैंकिंग गिरा दोगे आप। मैंने इसको एम्पेरिकल एविडेंस इसलिए बोला, ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं, डेटा लेते हैं। हमने हुँ, स्टैटिस्टिकल एविडेंस लिया, उन्होंने हुँ, अब तकरीबन 2700-2800 केसेस लिए। केसेस तो उन्होंने बहुत सारे लिए होंगे, लाखों उनके पास में आए होंगे। उन्होंने एक एक को टेस्ट किया, चाहे ऑटोप्सी रिपोर्ट देखी हो, किसी का नार्को टेस्ट किया हो, उनसे मल्टीपल क्वेश्चंस आस्क किए हो, एफएक्यू किया हो, उनका मेडिकल रिपोर्ट चेक किया हो, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, किसकी बातें कितनी सच है। सारी चीजें टेस्ट करने के बाद में जो एकदम अंतिम रूप से उन्हें लगा कि ये, इस पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, इसमें कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। जैसे कुछ केसेस मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं जेनोग्लोसी, मतलब ड्यूअल लिंगुअल जो केसेस होते हैं, द्विभाषी। एक बच्चा है, हुँ, छोटा बच्चा है, 2-3 वर्ष की उम्र का है, और अचानक से जर्मनी बोलने लग गया। या फिर एक लेबनान की लड़की है, वो अचानक से हिंदी बोलने लग गई, पंजाबी बोलने लग गई। तो एक इतनी छोटी बच्ची को कोई भी दूसरी भाषा सिखा ही नहीं सकता है। उसका जो ब्रेन का जो सेरेब्रल कैपेसिटी ही नहीं है कि वो अभी कोई दूसरी भाषा सीख हुँ, जाए। तो वहां पर एकदम इवियन स्टीवनसन को एकदम से लगा कि हाँ, ये तो कुछ कार्मिक इम्प्रिंट आए हैं, या फिर किसी आउटसोर्स से ये चीज आई है, इसके अलावा कोई और संभावना ही नहीं है। तो उस चीज को उन्होंने एकदम जेनोग्लोसी में डाल दिया कि हाँ, ये तो परमानेंट एकदम स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन है और एकदम हार्ड फैक्ट है। ऐसे गिने चुने फैक्ट्स को जोड़ ताड़ करके उन्होंने 2500 की संख्या बनाई है। उसमें ऐसा नहीं है कि भेड़ बकरियों की तरह कोई भी केसेस ले दिए। और जो जेनोग्लोसी वाले हैं, एक उनकी कुछ बुक भी है, कुछ 7 या 11 यूरोपियन केसेस, मतलब जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, जो पुनर्जन्म को नहीं मानती है, लेकिन वहां पर भी हमें रीइंकार्नेशन के केसेस मिल रहे हैं। तो ऐसे ऑब्जर्वेशन और हार्ड डाटा के बेस पे स्पेकुलेशन किया है कि रीइंकार्नेशन होता है, और बहुत बहुत अच्छे अच्छे जर्नल्स में इस पे पेपर्स पब्लिश हो रखे हैं। और बहुत सारे साइंटिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के आउटसाइड के भी खूब सारे साइंटिस्ट को कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन अगेन, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, बायस, कि यही बात कोई ऐसा व्यक्ति कैसे बोल सकता है जो साथ में धार्मिक बातें भी कर रहा है, तो अब फिर वो नहीं मानेंगे। एक हमारे नरेंद्र आपने सिंह जी है ये मित्र, वो कहते हैं कि लिखा है ना, वेद में लिखा, खाना खाने के बाद हाथ धोना चाहिए, या आपको मलमूत्र त्यागने के बाद हाथ धोना चाहिए। तो एक बार के लिए लोग उस पर भी प्रश्न करेंगे, क्यों धोएं, हम नहीं धोएंगे, हम टिश्यू से साफ कर लेंगे, बताओ पानी की क्या जरूरत है, वेस्ट हो रहा है इतना पानी का। तो उनको हर चीज का अंध विरोध करना है, अंधा विरोध करना भी अंधविश्वास ही होता है।
आप अच्छा, एक बार ये इस जो पूरे आपने बाहर निकलिए और बाहर निकल कर के एक बार अपने यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया का पूरा रिसर्च इस हिसाब से पढ़िए जैसे आपने 10th क्लास में कोई टेक्स्ट बुक ये पढ़ी थी। किसने किया था? इयान स्टीवनसन की बात कर रहे हो आप? इवियन स्टीवनसन ने शुरू किया था, अभी इसको हुँ। कंटिन्यू कर रहे हैं डॉक्टर जिम्बी टकर। ओके। और ये बाकी की हुँ। कोई यूनिवर्सिटी क्यों नहीं इसमें इंटरेस्ट ले रही है, जब इतना बड़ा कुछ केसेस आए हैं, अगर आपने 2000 से ऊपर कुछ केसेस बताए हैं, तो कोई यूनिवर्सिटी इसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रही है? किसी और का नाम क्यों नहीं मुझे आता लगता है? है आप इंटरनेट पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएगी, लेकिन जो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया है वो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है। शायद 200-300 के अंडर में आती होगी वो रैंकिंग में, बहुत ही अच्छी उसकी रैंकिंग है, तो इसलिए उसकी चर्चा ज़्यादा है और उसको ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, और सीधी-सी क्या बात है। बाकी चांस अपने और क्या हार्वर्ड स्कूल चांसेस ऑफ डिविनिटी है और भी बहुत सारी, ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड की भी कुछ मुझे प्रेसेस में इसके पेपर दिखे थे, तो बाकी लोग भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे हैं इस पर काम। इसके पीछे का मैकेनिज्म आपको क्या लगता है कि क्या जो ये एक ग्लिच आ रहा है, क्योंकि भाई इतने करोड़ों लोग हैं, 800 करोड़ लोग हैं, उनमें से कुछ 2000 3000 लोगों को अपना पिछला जन्म याद आ रहा है। तो क्या लगता है, मतलब कि एक तो पहली बात तो इसका मैकेनिज्म समझ नहीं आता किसी को, क्योंकि साइंस के परे चला जाता है, मेटाफिजिक्स में चला जाता है। अगर आप सोल वोवर को हुँ। ले आते हो, क्योंकि सोल के एग्जिस्टेंस को भी नहीं मानता है साइंस। तो इसके पीछे का मैकेनिज्म आप कैसे कैसे समझाते हैं आप? एक्सप्लेन कैसे करते हैं आप? अब जैसे इसमें जो वो रिसर्च है यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया वाली, उसमें तो हुँ, अभी इसके ऊपर ऑनगोइंग है रिसर्च कि ये कैसे हुँ, हो रहा है, ये ग्लिच है या क्या है। वैसे इसको ग्लिच आप बोल सकते हो एक देसी भाषा में, लेकिन जो हमारी वैदिक मान्यता है उसके अनुसार ऐसी थियरी है और यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया वाले रिसर्च में भी इसके ट्रेसेस मिलते हैं। वो हुँ, ऐसा बोलते हैं कि जिनकी डेथ एक्सीडेंटली हो जाती है, मतलब अननेचुरल डेथ, जिसको हम ऐसे गाँव में हुँ, सुनते हैं ना, हुँ, अकाल मृत्यु। होनी नहीं थी लेकिन हो गई मृत्यु। जैसे कोई बच्चा है, अपने पिताजी को हॉस्पिटल में टिफ़िन पकड़ाने जा रहा है, बीच में कोई ट्रक उसको फोड़ के चला गया। तो उसके ब्रेन में कुछ मेमोरीज़ थी, वो छाप पड़ गई उसके चित्त पर। अब आपने पूछा कि हमारी क्या एक्सप्लेनेशन है, तो मैं अभी साइंटिफिक पर्सोना से नहीं बता रहा हूँ। तो हम मानते हैं कि सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चीज़ें होती हैं। तो जो चित्त है उसमें और इसको यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया वाली जो बुक है लाइफ बिफोर लाइफ, उसमें साइकोस्फेयर बोला है कि कोई ना कोई ऐसा साइकोस्फेयर होगा जो इन मेमोरीज को कैरी करता होगा, मेमोरीज को कैरी करता होगा। और वो जब भी दूसरी बॉडी में वो अपने आप को कॉन्शियसनेस पाती है तो उसके साथ वो साइकोस्फेयर भी होता है जो उसकी मेमोरीज को कैरी करता है। तो मेमोरीज सब में होती है। और हुँ, हमारे बहुत सारी दार्शनिक व्याख्याओं के अनुसार भी एक जब छोटा बच्चा होता है, जब वो एकदम केवल उसको रोना ही आता है, तब उसे अपने पिछले जन्म की यादें उसके ब्रेन में होती है, लेकिन वो उस वक्त उसे बोल नहीं पाता है और नहीं उसमें इतनी प्रोसेस करने की ताकत होती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसमें एक मैकेनिज्म होता है कि धीरे 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 वो उन मेमोरीज को भूल जाएगा। जैसे आप 5 साल के थे तब आप क्या ये सोचते थे कैसे ये पता आपको किया? याद नहीं होगा। नहीं, ये कैसे पता किया कि छोटा पहले बच्चा तो पहले उसको पूरी मेमोरी होती है? आपने कहा इसकी मान्यता क्या है, तो मैं मान्यता बता रहा हूँ कि पुनर्जन्म का कंसेप्ट क्या है, फिर आगे इस पर हम क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। तो आप बचपन में जब 5 वर्ष के होंगे तब आपको क्या क्या याद था ये आपको अब याद नहीं होगा, लेकिन 10 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में आपके साथ क्या क्या हुआ ये सब आपको याद होगा। जिसको हम कहते हैं ना, भाई मैं जब से समझदार हुआ तब से मेरे को याद है, मैंने कभी गाली नहीं बोली, मैंने कभी सिगरेट नहीं पी, मैंने कभी किसी को ऐसा नहीं कहा वैसा नहीं कहा। मतलब जब से हमारी मेमोरी होश में आई है, हमको याद है कि हमें क्या याद था। तो हुँ, उस एज तक आते आते हम अपना पास्ट लाइफ भूल जाते हैं ताकि हम अपनी आगे की लाइफ को अच्छे से सस्टेन कर पाएं। और इस तरह की कुछ एक्सप्लेनेशन आपको उस बुक में भी मिल जाएगी। जैसे मैं अभी थोड़ी देर में वो स्क्रीन शेयर करके बुक दिखा दूंगा जिस बुक से मैं बार बार बात कर रहा हूँ। इसमें हमारी दार्शनिक व्याख्याएं भी है जो अभी मैं बोल रहा हूँ इसमें, और वो बुक की भी एक्सप्लेनेशन है। लेकिन क्या होता है, जिन बच्चों की एक्सीडेंटली डेथ हुई, जिनके साथ कुछ ऐसा सदमे से उनकी मृत्यु हुई, तो उनके वो जो भूलने की रफ्तार है वो स्पीड कम हो जाती है। अब वो बच्चा 5 साल की बजाय 6 साल में भूलेगा। अब कोई बच्चा अगर 6 साल की बजाय मान लीजिए उसको भूलते भूलते 8 वर्ष की आयु हो गई, तो अब वो कभी नहीं भूलेगा। अब उसकी वो अवस्था आ गई, उसका ब्रेन इतना डेवलप हो गया है कि वो उसको जिंदगी भर वो मेमोरीज उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। कई तो ऐसे भी केस हुए हैं, जो एक लेबनान की लड़की वाला केस था, जितना मुझे याद है मैंने पढ़ा था, तो उस केस में ऐसा था कि वो बचपन में उसको याद थी सारी मेमोरीज, इवियन स्टीवनसन वगैरह सबने सुनी। उसके हुँ, बाद धीरे 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 वो भूल गई और फिर उसको कभी याद नहीं आई, बस बचपन में याद थी। कईयों के साथ ऐसा होता है कि कुछ बचपन में सुना देते हैं, वो बाद में भूल जाते हैं। कुछ को भूलते भूलते इतना समय लग जाता है कि वो इतने बड़े हो जाते हैं, 10 12 15 साल के हो गए, तब वो जिंदगी में कभी भी नहीं भूलते हैं। तो ये मैकेनिज्म सब पे एक ही तरीके से काम करता है। हर बच्चे को बचपन में रोते वक्त उसके पुनर्जन्म का स्मरण होता रहता है, जब भी वो बोल भी नहीं पा रहा है उसके ब्रेन में होता है, लेकिन जैसे ही वो बोलने लायक होता है वहां तक आते आते वो चीजें भुला दी जाती है उसके ब्रेन के द्वारा या उसके शरीर में जो भी मैकेनिज्म काम कर रहा है उसके द्वारा। हाँ, कुछ जगह पर हम ऐसा देख रहे हैं, अब हम कहें कि नहीं जी ये तो एक ऐसी थ्योरी होगी जिसको हम जानबूझ के डिबंक नहीं कर सकते, हम पता नहीं कर सकते छोटे बच्चे के दिमाग में क्या है। तो हम पता कर रहे हैं ना, कुछ को रह जा रही है ना, तभी तो हमको 2500 केसेस दिख रहे हैं।
वो दिख रहे हैं इसलिए हमने स्पेकुलेशन बनाई है, एकदम हवा में बनी हुई स्पेकुलेशन नहीं है, हार्ड डेटा है इसके पीछे। उस हार्ड डेटा का आप कोई और एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। अब कुछ लोग कहते हैं क्वांटम मेमोरी ट्रेवल हो रही है, कुछ ऐसे भी हैं भी बोलते हैं क्वांटम लेवल पर कोई मेमोरी ट्रेवल हो रही है। अरे तो ये तो फिर खुद री इनकारनेशन को अगर आप सूडो साइंस में डाल रहे हो तो वैसी सूडो साइंस जैसी बात हो गई। क्वांटम लेवल पर री इनकारनेशन कहने में दिक्कत है। मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले टाइम में हो सकता है क्वांटम मेमोरी ट्रेवल पर या फिर इस तरह की और फिनोमेना इंट्रोड्यूस हो, कुछ और स्टडी हो क्वांटम मैकेनिक्स में, इस बात को माना जाएगा नए शब्द के द्वारा, हमारे नास्तिक भी मानेंगे, लेकिन उसको री इनकारनेशन नहीं बोलेंगे। जैसा मैंने कहा ना, वेद में लिखा है कि भाई तुमको मलमूत्र करने के बाद हाथ धोने हैं तो हम टिश्यू का इस्तेमाल कर लेंगे, हाथ नहीं धोएंगे। बस कुछ इसी तरह की एनालॉजी यहाँ पर है। बस जिद है, जिद और जुनून है कि इसको री इनकारनेशन और रीबर्थ नहीं मानेंगे, क्योंकि बस एकदम अलग ही साइकोलॉजी बनी हुई है कि हाँ हिंदू है, तिलक लगाते हैं, जय श्री राम बोलते हैं। यार ये लोगों का कुछ सच निकल भी जाए तो नहीं मानना है साला, हम उसका अपना अलग ही झंडा लेकर चलेंगे। फिर भले हम कह रहे हैं कि ठीक है जो पाखंड है उसका हम भी खंडन कर रहे हैं, मैं भी तो उसी लाइन में हूं ना। मैं भी साइंस की जो बातें हैं उसको मान रहा हूँ, जो स्पिरिचुअलिटी के नाम पर जितनी बातें आपको सुनने मिल रही है उनमें जो सही बातें हैं उसको मान रहा हूँ। आप मेरे को पूछिए अनुरुद्धाचार्य के बारे में, पूछिए आप मुझे प्रेमानंद जी के बारे में पूछिए, उनकी जितनी भी बकवास बातें होंगी उसका मैं विरोध कर दूंगा, यही विरोध कर दूंगा। जो अच्छी बातें होंगी उसके लिए उनको नमस्कार कर दूंगा। मुझे कोई ऐसा सच ऐसा नहीं है ना कि आपको मुझे सारा कुछ ठेका मिला हुआ है कहीं से कि भाई तुमको धार्मिक चीजें सारी डिफेंड करनी है, तथा कथित धार्मिक चीजें। तो ये जो बात हर जगह सुनाई देती है कि आप एंटी साइंस हो और प्रो रिलीजन हो, कि रिलीजन के नाम पे हर चीज डिफेंड ही करते हो, तो ये गलत है, ये आप कह रहे हो? हाँ, तो एक इसमें बहुत डीप बात ये भी है, मैंने ऐसा देखा है कि हर चीज के पीछे हर व्यक्ति का इंडिविजुअल लेवल पर बायसनेस होता है। धार्मिक लोगों का भी होता है। जितनी बातें शायद आप इंटेलेक्चुअल तरीके से कर रहे हैं या मैं कर पा रहा हूँ जितना भी, तो उतना हमारी ऑडियंस सारी वैसी नहीं होगी। एथिस्ट लोगों में तो जो अपनी समस्या है ही, धार्मिक जो कथित रूप से धार्मिक लोग हैं, जो आस्तिक लोग हैं, उनकी भी अपनी ढेरों सारी समस्याएं हैं। वो भी बहुत सारी चीजों में हटी हैं। बहुत सारा संप्रदायवाद धार्मिक लोगों में भी है, कथित रूप से धार्मिक लोगों में भी है। आस्तिक लोग भी बहुत सारी चीजों पर रिजिड हैं। लेकिन ये जो समझ है ना, समझ कि हमें हर चीज को सोच करके परख करके एक भीतर गहरी खामोशी में चिंतन कर कर मानना है, ये समझ आप जबरदस्ती किसी पर थोप ही नहीं सकते हो। ये समझ अपने आप पैदा होती है। हाँ, ये मैं जरूर दावा करता हूं कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के 2 से 3 वर्ष निकाल करके किसी वैदिक गुरुकुल में जाकर के, आप जिसको बार बार सूडो साइंस चिल्ला रहे हो, उन्हीं वेदों का, उन्हीं उपनिषदों का, उन्हीं दर्शन ग्रंथों का अध्ययन करो, वैशेषिक दर्शन पढ़ो, भाष्य सहित न्याय दर्शन पढ़ो, योग दर्शन पढ़ो, उसे प्रैक्टिस करो, उसी अनुसार जियो, उसी अनुसार खाओ पियो उठो बैठो, आपका पूरा ब्रेन चेंज हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि उसके बाद में आपका ब्रेन वॉश हो जाएगा और आप एकदम मौलानाओं की तरह कुछ और ही करने लगोगे। आपके जीवन जीने की पद्धति चेंज हो जाएगी। जो व्यक्ति सुसाइड करने जा रहा होगा, जिस व्यक्ति की मानसिकता एकदम अलग होगी, वो 2 वर्ष गुरुकुल में बिताने के बाद में ऐसा बुद्धिमान हो जाएगा कि उसकी बात करने का तरीका, उसकी भाषा, उसका व्यवहार, उसकी उसके आचरण, उसके चरित्र, उसकी मर्यादा, उसकी देश के प्रति भक्ति, हर चीज में आपको इजाफा मिलेगा। ये प्रैक्टिकल है, दर्शन जीने की चीज है। लेकिन वही है, जब तक आप इसे बाहर से देखते रहेंगे, आपको बस ये माया पूरी दिखती रहेगी। आपको कोई लगेगा ये सूडो साइंस फैला रहा है, आपको कोई लगेगा कि ये इसको डिफेंड कर रहा है, कोई आपको आस्तिक दिखेगा, कोई नास्तिक दिखेगा। पर ये सच्चाई है, ये कहने की बात नहीं है। जितने फिजिसिस्ट हुए हैं, मेजॉरिटी ऑफ अपने जीवन के अंत समय में फिलोसोफर बन गए थे। चाहे आप रॉबर्ट जे ओपनहाइमर को मान लो, और फिलोसोफर भी वो इंडियन वाले बन गए थे। संस्कृत सीख ली थी 1922 के आसपास कुछ रॉबर्ट जे ओपनहाइमर में, शायद सन ऊपर नीचे होगी। इरविन श्रोडिंगर, अपने मैक्स प्लांक, हाइजेनबर्ग, सबने उपनिषद ही क्यों पढ़े? किसी ने कुरान या बाइबल क्यों नहीं पढ़ी? उपनिषदों की और हर बुद्धिमान व्यक्ति ने कभी न कभी अपने जीवन में जरूर देखा है। इसीलिए मैंने अभी मैं बॉम्बे में जो प्रोग्राम हुआ था उसमें मैंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, कहा था स्वामी जी ने। तो मैं तो कह रहा हूं वेदों की ओर लौटना पड़ेगा। जिस भी व्यक्ति को शांति चाहिए अपने जीवन में, और कोई ऑप्शन नहीं है, आप एक बार के नास्तिक बनकर के हर चीज छोड़ दोगे और आप उसी मेटेरियलिज्म में पड़ जाओगे जो आपको परेशान करेगा। लेकिन एक वैदिक व्यक्ति, एक दार्शनिक व्यक्ति इन कंपैरिजन कभी परेशान नहीं होता है। वो बड़ी से बड़े संघर्ष में आकर के भी उसके पास वो शक्ति है। अब आप उसे चाहे ईश्वर की शक्ति कहें, वेद की शक्ति कहें, वो शक्ति और कहीं नहीं है। मैं कह रहा हूं यदि वो भ्रम है तो वो भ्रम ऐसा कुरान में या बाइबल में या किसी और ग्रंथ में क्यों नहीं है कि पूरे दुनिया की सब जो मेजर जो इंटेलेक्चुअल जो ऑडियंस है वो उसकी ओर अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रही है? बेवकूफ बनाने में तो हर कोई माहिर है ना।
ये वैदिक लोगों में ही ऐसा क्या है जो वो बेवकूफ बना लिए पूरी दुनिया को, कि सारे लोग आकर उपनिषदों में देख रहे? तो ऐसा कुछ है नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है। भारत के लोग भारतीय होकर के ही उसी वेदों की धरती से आकर के भी उनसे इतना दूर हैं। ये मैं जब सोचता हूं तो एक आंतरिक रूप से दुख भी होता है और एक दया भाव भी आता है कि पता नहीं ऐसा कौन से उनके ऐसे दुर्भाग्य थे कि वो इसी धरती पर पैदा होकर, जहां इतने संत हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, स्वामी दयानंद हुए, आचार्य चाणक्य हुए, और आज हमारे जैसे अज्ञानी लोग भी चिल्ला रहे हैं कि भाई वेदों और उपनिषदों को एक बार खोल लो, देख लो, जो आपकी सच्चाई है उस सच्चाई की ओर आ जाओ। लेकिन नहीं, फिर भी लोगों को जाना है बस उसी बीटीएस की ओर जाना है, लोगों को देखना है एक बार हांगकांग चला जाऊं, डिज्नीलैंड घूम आऊं। अरे नालंदा और तक्षशिला के एक बार इतिहास के बारे में देखो। जो बात हम आज कल्पना में कह रहे हैं कि ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि भारत में आए, जो आज तक हम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए मोदी जी को ट्रोल किया जाता है कि भाई आपने क्या किया देश के लिए, आप करो, ऐसा करो, पूरे देश की इकोनॉमी बाहर जा रही है। बाहर के लोग एक्चुअल में यहाँ आया करते थे 5th सेंचुरी में, 6th सेंचुरी में, 5th सेंचुरी बीसीई में, 4th सेंचुरी एडी में। क्या था ऐसा उस वक्त भारत के पास जो पूरी दुनिया के लोग प्रैक्टिकली यहाँ पर आ रहे थे? फाइयान और सिंह चाइना के लोग यहाँ पर आ रहे थे। तो ये कोई फर्जी क्लेम नहीं है, कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, ये सच्चाई है कि जैसे आज वॉशिंगटन, लंदन, अपने यूनिवर्सिटीज में देखें तो ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड विद्या के केंद्र हैं, वो ओरिएंटेशन कभी उज्जैनी से, अवंती से, तक्षशिला से, नालंदा से, काशी से गुजरा करता था। ये सच्चाई है। इस सच्चाई की मोहित भाई, वो उस वक्त के हिसाब से एडवांस थे, ये मैं मानता हूँ, लेकिन आज वक्त अलग है। अब वेस्ट बहुत आगे निकल चुका है, ये आप भी जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे जो वेद उपनिषद है वो बेकार हैं, वो ठीक है अपनी जगह पे, मैं मानता हूँ, खुद मानता हूँ। वो इसीलिए मैंने उदाहरण दिया ना कि वो तो तब भी आगे निकल चुका था ना, जब इरविन श्रोडिंगर ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का इजाद किया। तो ये तो सब कहते हैं और मैं भी कह रहा हूँ कि ठीक है, इरविन जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो एज इट इज वेदों में कहीं नहीं है। जब वो इतना आगे निकल गया था तब उसने ये क्यों कहा कि मुझे जब भी प्रश्न पूछने होते हैं, नील्स बोर ने क्यों कहा कि मैं उपनिषदों की ओर जाता हूँ? नील्स बोर ने भी मस्ती में कह दिया, हाइजेनबर्ग ने भी मस्ती में कह दिया, श्रोडिंगर ने भी मस्ती में कह दिया। सब लोगों ने ये बात मस्ती में ही क्यों कह दी? अच्छा, वो फिलोसफी से प्रभावित हुए। अच्छा, एक और चीज कहते हैं, वो उनकी फिलोसफी से प्रभावित हुए थे। यार, जब कोई चीज इतनी पिछड़ी हुई है तो उसकी फिलोसफी से एक मॉडर्न व्यक्ति क्यों इन्फ्लुएंस होगा? इसीलिए मैं बार बार उदाहरण दे रहा हूँ कि वो अब्राहमिक फिलोसफी से तो नहीं प्रभावित हो रहे हैं, वो अपने बाइबल की फिलोसफी से तो क्यों नहीं प्रभावित हो रहे हैं? आप किसी भी फिलोसफी से प्रभावित हो रहे हैं ना, इसका मतलब यही है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग है उससे ज्यादा कुछ ऊंचा है। आप गाना गाते हैं एकदम लाला लाला श्रेणी में, और आपके सामने कोई आ गया और एकदम से उसने सुरों के तार को छोड़ दिया आपके समक्ष, तभी आप उससे प्रभावित होंगे ना। अगर आप कौवे की तरह गा रहे हैं तो आप कोयल से प्रभावित होंगे ना। आप खुद कोयल है तो आप कौवे से क्यों प्रभावित होंगे? जब आप थ्योरेटिकल फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स के एकदम चरम को, पीक को आप टच कर लिए हैं, और कहा भी जाता है कि 1980, 70, 60, 50 ये वो टाइम था, 40s, 30s, इस टाइम के बाद में और कोई डिस्कवरी हुई नहीं है फिजिक्स में। ऐसा कई लोग मजाक में बोलते हैं कि जो हुई अभी भी ये अभी चल रहा है, बिल्कुल स्टैग्नेशन आ चुका है, ये बिल्कुल मानता हूँ मैं। हाँ, हुआ ही नहीं है। जो हुआ है वो तो बस सारा पहले ही हुआ था, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं है। तो जब उसका पीक था, वो पीक टाइम पर वैदिक फिलोसफी से इन्फ्लुएंस हो रहे थे। पीक टाइम में वो इन्फ्लुएंस हो क्यों रहे थे? 2000 साल पुरानी किसी बात से क्यों देखिए, इन्फ्लुएंस हो मेरा रहे थे? ये मानना है कि शायद उस वक्त जो फिजिक्स थी, सीधी सी बात है, उस वक्त हमें क्वांटम फिजिक्स इसके बारे में पता चला था, मैकेनिक्स के बारे में, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स जब फेल हो रही थी, और फिर जब वो उन्होंने, वो आपने सुना होगा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वगैरह, उससे दिमाग खराब हो रहा था, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन जब वो ढूंढ रहा था साइंटिस्ट, वो पगला रहा था कि यार ये जो मैं इक्वेशन में देख रहा हूँ और जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसका क्या एक्सप्लेनेशन है। तो उसको हिंदू फिलोसफी में वो दिखा, और वो बहुत खूबसूरत था, ठीक है, वो ब्यूटीफुल था, बहुत प्यारा था, पर उससे वो वो सही कहीं साबित नहीं और हो भी होना जाता। चाहिए था ना, उससे कहीं और भी तो होना चाहिए था ना। ये तो हमारी इंटरप्रिटेशन है, देखिए नजरिया है, मुझे जैसे देखेंगे। ये भी एक तरह, जैसे हमें लगता है ना कि नहीं नहीं कोई समझा रहा है कि नहीं इस मंत्रों में बहुत ऐसा है वैसा है, बहुत गूढ़ ज्ञान है, देखो ये ब्रेन वॉश कर रहा है। आपको नहीं लगता ये भी एक तरह की ब्रेन वॉशिंग ही है, जो हमें समझा दी है कि नहीं नहीं वो ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन थी, वो बस ऐसे ही गलती से मैच कर गई? अरे गलती से वो हिंदू फिलोसफी में ही क्यों मैच की? इस पर चिंतन करने में क्या समस्या? ठीक है, सारी बातें मान लेते हैं, आपकी बात मैं सही मान लेता हूँ बेनिफिट ऑफ डाउट के लिए। तो मुझे ये बताइए कि जब हम कह रहे हैं कि ठीक है, आप ये पढ़िए, आप न्याय दर्शन पढ़िए, आप वैशेषिक दर्शन पढ़िए, इसमें ये वाली बातें हैं, एकदम ऐसा ब्लेंटली तो किसी ने ऐसा क्लेम नहीं किया है अभी तक हमारी टीम से या फिर हमारे पहचान वाले किसी भी लोगों ने कि भाई वेदों में सारी वो बातें हैं जो फिजिक्स की किताब पढ़ाई जाए। फेंको फिजिक्स की किताब को, पढ़ लो, उठा लो वेद। हम जो बात कह रहे हैं उससे डिस्कशन करते वक्त एग्री हो जाएंगे, वो भी एग्री हो जाएंगे। फिर उनको समस्या क्या है? मुझे तो ये बड़ी पॉलिटिकल समस्या लगती है। आप भी जब उसी लाइन पर हैं, हम भी जब उसी लाइन पर हैं, हम हमारा लिटरेचर आपको
कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, आप अपना लिटरेचर हमें कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, तो करते रहिए, आप अपना काम करते रहिए, हम अपना काम करते रहेंगे। हमारी बातें जो आपको गलत लगे आप उन्हें बताइए, हमें आपकी जो बातें गलत लगेगी हम उन्हें बताएंगे। इसमें ये द्वेष वाला भाव कहाँ से आ जाता है, अरे नहीं ये देश का नुकसान कर रहे हैं। भाई देश का नुकसान हम कर रहे हैं, आप सुधार लो देश को। तो बायसनेस तो मुझे वहीं पर दिखाई दे जाता है।